ओके। जय हिंद। आज जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, एकदम नया चैप्टर बायो का, उसका नाम है टिश्यूज, है ना। और टिश्यूज समाव तुम्हारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन अगर मेरे साथ सीरियल वाइज में पढ़ते रहोगे तो तुम्हारे लिए चैप्टर तुम्हारे लिए और आसान हो जाएगा, है ना। तो पहले तो हम लोग टिश्यूज का बेसिक जानेंगे कि टिश्यूज का मतलब क्या होता है। फिर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं, फिर तुम्हारा एनिमल टिश्यूज क्या होता है ना। एक छोटा सा कैटेगराइजेशन कर लेंगे। फिर हम प्लांट टिश्यूज को हर तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसमें काफी सारे कैटेगराइजेशन आते हैं। अभी उनके बारे में बताऊंगा, जिसको काफी वो लोग मैरिस्मेटिक भी बोल देते हैं, परमानेंट भी बोल देते हैं। मैरिस्मेटिक में तीन टाइप के आ जाते हैं, परमानेंट में कॉम्प्लेक्स और सिंपल आ जाता है। ठीक ऐसे ऐसे एनिमल में तो काफी सारे मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे टिश्यूज होते हैं, लेकिन उन टिश्यूज को भी हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। जैसे कुछ फ्लूइड कनेक्टिव होंगे तुम्हारे, कुछ कनेक्टिव टिश्यूज होंगे तुम्हारे, कोई मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे लूज कनेक्टिव होंगे, कुछ रफ कनेक्टिव्स होंगे, है ना। तो इस तरीके से हमने कुछ मतलब क्या कहते हैं स्मूथ और बोन और कार्टिलेज, इन सबको हमने हर एक टिश्यूज में डिवाइड कर रखा है। लेकिन अगर आपको टिश्यूज के बारे में ही नहीं मालूम होगा कि टिश्यूज क्या होता है, तो फिर हम प्लांट और एनिमल्स के बारे में चाहे जितनी चीजें पढ़ लें, हमें उतने अच्छे समझ में नहीं आएगा। हमें मालूम है कि हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर मैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, तो मैं सारे उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डाल सकता हूँ। या तो वो प्लांट होंगे या तो वो एनिमल होंगे, क्योंकि यही लोग जो होते हैं तुम्हारे अलाइव होते हैं। और हमें मालूम है चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ये सारे के सारे आपके किस चीज से मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। अगर मान लो कि एनिमल में अगर मैं सिंपल एनिमल की बात करता हूँ, और सिंपल एनिमल तुम्हारे पास दो तरीके के, है ना, इससे भी ज्यादा होते हैं। अगर मैं दो एग्जांपल लेता हूँ, तो मैं एक अमीबा का ले सकता हूँ, और मैं एक ले सकता हूँ तुम्हारा पैरामीशियम का ले सकता हूँ, है ना। तो अभी मैं कंसीडर करता हूँ अमीबा एज अ एग्जांपल ऑफ सिंपल 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 ऑर्गेनिजम्स ऑफ दियर टिश्यूज, है ना। तो इसका मैं लेने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो है, जो अगर मैं बोलता हूँ ना सिंपल ऑर्गेनिजम्स अमीबा है ना, उसके टिश्यूज के बारे में पढ़ना है, तो मैं उसको यूनिसेलुलर बोलता हूँ। यूनिसेलुलर क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ये एक सिंगल सेल है। और इसी सिंगल सेल में अमीबा क्या कर रहा है, अपना मूवमेंट भी कर रहा है। मूवमेंट कैसे करता था, अगर जैसे मान लो कि इनटेक ऑफ फूड कर रहा है, तो फिर वो तुम्हारा पिसीडोप्यूडिया फॉर्म कर रहा है ना, जिसको हम लोग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं। ये चीजें कर रहा है। इसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस और तुम्हारे फूड को, तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म को, है ना। अगर मान लो कि रेस्पिरेटरी गैसेस को इधर से उधर ले जाना, फूड को मतलब इधर से उधर लेके जाना, ठीक है, गैसेस को इधर से उधर लेके जाना है। या फिर जिसको हमने पढ़ रखा था ऑस्मो रेगुलेशन, कि अपने बॉडी और अपनी चीजों को मेंटेन करके रखना। ये सारी चीजें जो हैं वो तुम्हारा, या फिर एक्सक्रीशन हो गया, एक्सक्रीशन भी ऐड कर सकता हूँ मैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी तुम्हारी सिंगल सेल मेंटेन कर रही हैं। ये क्या कर रही हैं, ये सब की सब तुम्हारी सिंगल सेल मेंटेन कर रहे हैं। और इसका करने का सबसे बड़ा मेन कारण क्या हो सकता है, कि ये तुम्हारा छोटा है, मतलब कि स्मॉल है, यूनिसेलुलर है। तो इस वजह से इसमें मतलब क्या कहते हैं जो तुम्हारा डिवीजन ऑफ लेबर है वो थोड़ा सा कम हो रखा है। लेकिन अगर मान लो कि मैं इसी सिंपल सेल ऑर्गेनिजम्स की जगह अगर मान लो कि मैं कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर्स ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर। और कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर में काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे मान लो कि डॉग, कुत्ते, बिल्ली, ये सब आता है। तो उसमें मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, तुम्हारा ह्यूमन बीइंग का लेता हूँ। किसका लेता हूँ, ह्यूमन बीइंग का। तो मुझे मालूम है कि ह्यूमन बीइंग एक कॉम्प्लेक्स फिगर है, एक कॉम्प्लेक्स वो चीज है। और इसमें जो तुम्हारे सेल्स होते हैं वो एकदम स्पेशलाइज्ड होते हैं। अगर मैं बोलता हूँ आई सेल, तो वो आई के लिए स्पेशलाइज्ड है ना। अगर मैं बोलता हूँ कि मतलब क्या कहते हैं हार्ट सेल, तो वो हार्ट के लिए स्पेशलाइज्ड है। अगर मैं बोलता हूँ किडनी सेल, तो वो तुम्हारा किडनी के लिए स्पेशलाइज्ड है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तुम्हारे जो तुम्हारे अगर मान लो ह्यूमन बीइंग है, तो उसमें मिलियन ऑफ सेल है। लेकिन इस मिलियन ऑफ सेल में सारे सेल्स तुम्हारे इंडिपेंडेंट नहीं है। वो सारे सेल एक साथ आते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं किसी एक चीज को लेकर, और वो अपना एक ग्रुप बनाते हैं। और इसी ग्रुप को हम लोग बोल देते हैं टिश्यूज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, टिश्यूज बोल देते हैं। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि किडनी के पास कुछ सेल्स रहे होंगे, है ना। वो सेल्स मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे लाखों नंबर में रहे होंगे, लेकिन उनकी जो स्पेशलाइजेशन है, मतलब जो उनकी क्वालिटी है वो एक जैसी है। जब उनकी एक जैसी क्वालिटी है, तो उन्होंने क्या अपने आप को ग्रुप टुगेदर कर लिया, मतलब कि अपने एक ग्रुप बना लिया। और फिर ग्रुप बनाकर फिर काम करने लगे, जिसकी वजह से मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप ने अपना ग्रुप बनाया। और ग्रुप किस वजह से बनाया, कि ताकि जो लार्ज फंक्शन हो रहा है जो ह्यूमन बॉडी कर रही है, वो उसको इफिशिएंटली कंप्लीट कर सके, उसको बड़े ही आसानी से कंप्लीट कर सके। और जब हम इस तरीके का ग्रुप क्रिएट करते हैं, उसे एफिशिएंटली वर्क करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं कि हाँ देखो, मतलब कि ये एक तरीके का टिश्यू है जो हमारे डिवीजन ऑफ लेबर में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। हमारे डिवीजन ऑफ लेबर में हेल्प कर रहा है, कि चलो ठीक है, लीवर का काम ये हो जाएगा कि जो तुम्हारे फैट सेल को रिमूव करना है, इन सबको रिमूव करना है, वो सारी चीजें होंगी। और अगर अगर मैं फैट सेल, अगर मान लो कि आई, हार्ट और किडनी के बारे में हटा दूं, और भी अगर मैं पूछूं कि डिवीजन ऑफ लेबर भैया और कहाँ देखने को मिलता है, तो तुम्हारा मसल सेल्स है।
जैसे अगर तुम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा होगा अगर स्कूल में, तो मसल सेल्स तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन के काम में आ रहा है, उसमें मूव स्मूथ हो गए है ना, तुम्हारे स्ट्रिप्ट हो गए, तुम्हारे ये सब कार्डियक मसल्स हो गए, ये सब हो गए। तो अगर मान लो कि मसल सेल्स की मैं बात करता हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट करते एक्सपेंड करते कॉन्ट्रैक्ट करते एक्सपेंड करते। अगर कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड कर पा रहे तभी तो हम लोग मतलब क्या कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे तो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इनके सेल की एक अपनी स्पेशलाइजेशन है कि वो अपने आप को कभी भी कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, कभी कभी स्ट्रेच कर सकते हैं, कभी वो कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना ग्रुप बनाया, ग्रुप बनाने के बाद फिर वो कुछ इस तरीके से हमारी मूवमेंट को हेल्प कर रहे थे, और हमने उसका नाम दिया मसल सेल्स। तो ये हो गया। ठीक ऐसे ही जैसे मान लो कि तुम्हारे न्यूरॉन्स हो गए, है ना, नर्व सेल्स, नर्व सिस्टम जिसको बोलते हैं, नर्वस सिस्टम हो सकते हैं। तो नर्वस सिस्टम में तुम्हारे पाए जाते हैं न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तुम्हारे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो न्यूरॉन्स का एक अपना अलग फंक्शन हो गया, है ना, कि वो किस तरीके से हमारे बॉडी में जितनी भी जो जो भी कहीं भी स्टिमुली आ रहा है, कोई भी किसी भी प्रकार का स्टिमुली आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग वो काम कर पा रहा है। अब अगर तुम लोग को स्टिमुली के बारे में नहीं मालूम है तो मैं अभी तुमको बताता हूँ। जैसे मान लो जिस चीज की वजह से आपके बॉडी में कुछ भी फंक्शन हो रही है, वो फिर भले चाहे छोटा से छोटा एक हार्मोन क्यों ना निकल रहा हो, है ना, तो वो जिस चीज की वजह से होती है हम लोग उसको बोल देते हैं, मतलब क्या कहते हैं, स्टिमुली बोल देते हैं। ये तुम्हारे क्लास 10th में भी आएगा, नर्वस सिस्टम तुम्हारे क्लास 10th में भी आएगा। तो इस चैप्टर की स्लाइड्स हैं, अच्छी खासी स्लाइड्स हैं, लेकिन बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर तुमने इस चैप्टर को पढ़ लिया तो तुम्हारा लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है जो तुम्हारा 10th के है बहुत आसान हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। तो अभी देखो, अगर मैं जैसे मान लो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में जो स्टिमुली पढ़ाया जाता है उसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है कि अगर बॉडी रिएक्ट करे किसी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को लेकर तो हम उसको स्टिमुली बोल देते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे सामने खाना रखा हुआ है, तुम्हारे माउथ वाटर्ड हो जाता है कि नहीं हो जाता है, लार आ जाती कि नहीं आ जाती, बताओ मुझे। आ जाती ना। तो हाँ भैया। अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर खाना देखते ही तुमको लार आ गई, तुमको मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे स्लाइवा आ गया, ये सब आ गया, तो एक खाना तुम्हारे लिए स्टिमुली हो गया। जैसे मान लो कि तुम बंद कमरे में थे, बंद कमरे में अचानक से तुमको सूरज की रोशनी के पास जाएंगे तो तुम क्या करोगे, अपने हाथ को अपनी आंखों के सामने लेके जाओगे ना। तो एक तुमने फंक्शन दिखाया, अपनी आंखों के सामने अपना हाथ लेकर आए। तो ये एक तुम्हारा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें स्टिमुली क्या होगा तो मुझे बताओ, हाथ होगा या सन की रोशनी होगी, बताओ। भैया वो अपना हाथ हिलाना। नहीं, मैंने क्या बोला, जिस चीज की वजह से आप जो चीज एक्शन करते हो उसको हम लोग स्टिमुली बोल देते हैं। तो अभी जो तुमने हाथ जो अपना ऊपर लेकर आए, किस वजह से लेकर आए, कि ताकि सूरज की रोशनी तुम्हारी आंखों में ना घुसे और तुम्हें दिक्कत ना हो। तो तुम्हारे लिए स्टिमुली फिर कौन हो गया, वो सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी। अगर जैसे मान लो तुम रास्ते में जा रहे थे, कुत्ता तुमको दौड़ा लिया, तो कुत्ता तुमको देखा, तुम कुत्ते को देखकर दौड़ने लगे क्योंकि तुमको दौड़ा रहा था। तो तुमने दौड़ना क्यों स्टार्ट किया, तुम्हारे बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन था, वो तुम्हारे क्यों रिलीज हुआ, कौन क्योंकि सा कुत्ता स्टिमुली। पीछे पड़ गया। हाँ, तो इसमें तुम्हारा मुझे बताओ स्टिमुली कौन सा है। तुमने जो डॉग पीछे पड़ा है वो। डॉग पीछे पड़ा है, जो डॉग हुआ। तो ठीक ऐसे ह्यूमन बींग्स में तुम्हारे नर्व सेल्स पाई जाती हैं, क्या पाई, नर्वस सिस्टम में नर्व सेल्स पाई जाती हैं। और ये तुम्हारे स्टूमली के अगेंस्ट ही तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, रिएक्ट करने की कोशिश करती हैं। फिर वो भले चाहे तुमने अगर जैसे धोखे से गर्म बर्तन टच कर लिया हो, और फिर अचानक से तुम्हें याद आए कि अबे भाई ये तो गर्म, हटाओ उसको, हाथ हटाओ, ये चीजें है ना। इस पे भी कुछ चीजें वॉलंटरी आती है, कुछ चीजें इनवॉलंटरीज आती हैं। तो उसके बारे में हम तुमको बताने की कोशिश करेंगे। अब जैसे मान लो कि मैं बोल रहा हूँ कि ब्लड फ्लो हमारे लिए बॉडी में जरूरी है, क्यों जरूरी है, कि ताकि हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सके। अब वो ट्रांसपोर्ट कुछ भी हो सकता है, वो ट्रांसपोर्ट तुम्हारा वाटर भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है ना, वो तुम्हारा इवन यूरिन भी हो सकता है, या फिर तुम्हारे वेस्टेज मटेरियल है जैसे कि CO2 हो गया, तो वो भी हो सकता है। तो ब्लड फ्लो, है ना, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम, किडनी, हार्ट सेल्स, ये सारे जितनी भी चीजें हैं, ये सब के सब क्या है तुम्हारे, ये सारे के सारे तुम्हारे टिश्यूज है। क्यों, क्योंकि ब्लड फ्लो तुम्हारे जो उसमें काफी सारे सेल्स आ रहे हैं उनके सेम फंक्शन है, उनकी सारी वो चीजें, तो वो अपने आप को ग्रुप टुगेदर करते हैं और फिर इस तरीके से वो अपने डिवीजन ऑफ लेबर में हमारे ह्यूमन बॉडी में हेल्प करते हैं। तो ये तो चलो हमने मान लिया, ये तुम्हारा वो था, मतलब क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा एक तरीके से एक एनिमल बेसिस पे था। अगर मैं प्लांट की बेसिस में बात करूंगा तो तुम लोगों ने कहीं ना कहीं तुमने फॉइलम का नाम सुना होगा, फॉइलम या फिर जाइलम, बताओ मुझे। फ्लोएम। फ्लोएम हाँ। हाँ, फ्लोयम या फिर जाइलम, है ना। तो ये भी क्या है, ये तुम्हारे एक तरीके के टिश्यू है, इनके अंदर जो तुम्हारे सेल्स पाए जा रहे हैं वो सेल्स स्पेशलाइज्ड हो रखे हैं। सेल स्पेशलाइज मतलब कि उनका एक फंक्शन डिसाइड हो रखा है, वो उसी हिसाब से काम करते हैं। अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे जाइलम के सेल किस चीज में स्पेशलाइज्ड है, तो तुम बोलते थे कि भैया ये मतलब क्या कहते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। और फॉइलम भैया सेल इस तरीके से स्पेशलाइज्ड हो रखे हैं, जो मतलब क्या कहते हैं कि जो आपका वाटर मतलब ये सॉरी आपका जो न्यूट्रिशन हो गया, फूड हो गया, इन सारी चीजों को मतलब क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गया।
तो अगर मैं बात करूं हाँ तुम्हारे भैया। मतलब क्या कहते हैं टिश्यूज की, तो ये सारे तुम्हारे टिश्यूज के एग्जाम्पल हो गए, है ना? कि फोइलम हो गया, जाइलम हो गया, ठीक है, तुम्हारा ये नर्वस सिस्टम हो गया, तुम्हारा ये मतलब क्या कहते हैं ब्लड हो गया तुम्हारा, ठीक है, इसके साथ साथ तुम्हारा ये आई सेल्स, किडनी सेल्स, हार्ट सेल्स, है ना? ये सारे तुम्हारे जैसे किडनी एज अ पूरा ऑर्गन सिस्टम, ये तुम्हारा मतलब क्या हो गया, तुम्हारा एक टिश्यू हो गया। अभी हम टिश्यू को और अच्छे से डिफाइन करेंगे, लेकिन अभी मुझे बताओ इतना बेसिक समझ में आया कि नहीं आया? पहले मेरे को इतना बेसिक बताओ। हाँ भैया। आ गया? पक्का? हाँ भैया। अभिषेक, हाँ भैया। कुलदीप हाँ भैया। और यश, क्लास में हो यश? हाँ भैया है क्लास में। चलो ठीक, कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ इस चैप्टर के बारे में तुम लोग कितना पढ़े हो, कितना जानते हो? मेरे को उसको थोड़ा बताओ, सिस्टम बताओ। भैया कोई वर्ड्स बोलते रहो। ऑलमोस्ट 95%। 95% पढ़ रखा है? नहीं नहीं, मुझे टॉपिक के नाम बताओ बस केवल। भैया सबसे पहले आता है भैया मरिस्मेटिक टिश्यू, उसके मेरिस्मेटिक बाद टिश्यू। सिंपल, मतलब चलो उसके ठीक है। बाद सिंपल परमानेंट, हम्म। कॉम्प्लेक्स, फिर उसके बाद आता है एनिमल सेल में एपिथेलियल, एपिथेलियल में फिर उसके बाद कनेक्टिव, हम्म। मस्कुलर, कार्डियक और वो नर्वस। बहुत बहुत प्यारा पढ़ाऊंगा, इतना डीप, इतना डीपली भी पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा कि तुम लोग जब क्लास 11th में आओगे तब तुम लोग को और अच्छे से समझ में आएंगी ये सारी चीजें, है ना? ये देखो, तो अभी अगर जैसे तुम देखो, तो ये यही चीज बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो भैया मतलब क्या कहते हैं, ये जो आपका ये जो बगल में है ना, अगर जैसे मान लो कि मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, तो ये जो तुम देख रहे हो ये वाला कौन सा तुम्हारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से बता सकता है कोई? भैया कौन सा ये? हाँ। एमोइबा नहीं, या इसको ये पैरामीशियम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको पैरामीशियम बोलते हैं। और ये जो होता है ना, ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं अमीबा से थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होता है कि इस चीज में कि जो पैरामीशियम होता है उसका फिक्स्ड माउथ होता है। क्या होता है? फिक्स्ड माउथ होता है। लेकिन जो अमीबा होता है, अमीबा का फिक्स्ड माउथ नहीं होता। और इसकी बॉडी में अगर जैसे मान लो कि अगर मैं इसकी बॉडी ऐसे बनाता हूँ, तो इसकी बॉडी ये कुछ इस तरीके से रहती है ना, कुछ ऐसे रहती है। और इसकी बॉडी में छोटे 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 हेयर रहते हैं, उनको बोलते हैं सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? सीलिया बोलते हैं। और ये सीलिया तुम्हारे फूड के पास जाते हैं, फूड को एक्वायर करते हैं, फिर अपने हेयर के मूवमेंट से वो अपने मतलब क्या कहते हैं माउथ तक लेके जाते हैं। फिर बाद में जितना भी प्रोसेस है, फिर डाइजेशन है, फिर तुम्हारा एब्जॉर्प्शन है, फिर एसिमिलेशन है, फिर तुम्हारा एक्सक्रीशन है। फिर ये एग्जैक्टली वैसा ही करता है जैसा तुम्हारा मतलब वो होता है कि एक तरीके से जो बेसिकली जो तुम्हारा अमीबा करता है। ये चीज हो गया, समझ में आ गया? और अभी अगर मैं अमीबा अगर तुमको दिखाता हूँ, तो इस अमीबा में तुमको देखने को मिलेगा कि अमीबा मतलब क्या कहते हैं कि वो भी कर रहा है, इसमें फूड को एक्वायर कर रहा है। और ये जो फूड को खा रहा है, ये एक pseudo फॉर्म करके खा रहा है जिसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो अभी जब तुम लोग इसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये सारी चीजें मैं अभी तुम लोग को पढ़ाऊंगा। और कहीं ना कहीं मैंने तुम लोग को मतलब पहले चैप्टर में पढ़ा भी रखी है, सेल में थोड़ा बहुत इसके बारे में दिखाया भी है, पढ़ाया भी है। दिख रहा है? ये फूड को एक्वायर कर रहे हैं। और ये फूड को कैसे एक्वायर कर रहे हैं? ये तुम्हारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से कर रहे हैं। तो एक फूड का एक्वायर करना अमीबा के थ्रू, है ना? रेस्पिरेट करना, ऑक्सीजन हो गया, है अपना जो डाइजेशन क्रिएट करना, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी करना, रेस्पिरेट करना ताकि उनको एनर्जी मिल सके, मतलब कि एक तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन करना, और फिर जो वेस्टेज है उसको सिक्रीट करना। ये सारी चीजें तुम्हारी सेम सेल कर रही है। सेम सेल मतलब कि सिंगल सेल परफॉर्म कर रही है, जैसे कि अमीबा पैरामीशियम में ऐसा होता है। ठीक है? तो इसमें अगर जैसे तुम और चीजें देखने की कोशिश करो, है ना? ये देखो, इसमें क्या है, अमीबा देखना दो पैरामीशियम्स को खाने की कोशिश करेगा। ठीक है? तो ये देखो ये क्या कर रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना के खाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को ही हम लोग बोलते हैं, मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा वो पिसीडोपीडिया बोलते हैं। और फिर देखो ये तुम्हारा हुआ, फिर उसके बाद इसने डाइजेस्टिव एंजाइम्स छोड़ेगा धीरे धीरे से। डाइजेस्टिव एंजाइम्स तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं फूड वैक्यूल को ब्रेक करेंगे, और फूड वैक्यूल को ब्रेक करने के बाद इसको डाइजेस्ट कर देंगे। और जैसे ही डाइजेस्ट हो गए पूरे साइटोप्लाज्म में जाके बिखर जाएगा। इसको किसी भी मतलब क्या कहते हैं उसके ब्लड सिस्टम की जरूरत नहीं है, कोई भी हर्ट की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि भैया सिंगल सेल है, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर की इतनी डिमांड नहीं है। तो ये देखो ये तुरंत डाइजेस्ट हो गया। ठीक है? तो तुरंत मतलब डाइजेस्ट होने के बाद तुरंत एब्जॉर्ब हो गया, ये चीज हो गई। ठीक ऐसे ही जैसे मान लो कि अगर हम अपने एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर मान लो कि हमको सांस लेनी होती है पूरे बॉडी में इधर उधर पहुंचाना, तो हमें लंग्स की जरूरत होती है, हमें हार्ट की जरूरत होती है ताकि वो ब्लड को पंप कर सके। लेकिन जो तुम्हारा सेल है, जो अमीबा का सेल है, उसमें क्या सीन चला है? उसमें डिफ्यूजन चल रहा है। हेलो। हायर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है। तो अगर मान लो कि अगर तुम्हारे उसके अंदर अगर जैसे मान लो इस सेल के अंदर अगर ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो रेस्पिरेशन कर सके, तो सबसे पहले ये कंडीशन आनी चाहिए कि उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो, ताकि वो डिफ्यूजन के थ्रू तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ऑक्सीजन
तुम्हारा वो अंदर आ सके, वाटर के थ्रू आ सके। तो ये एक डिफ्यूजन का इन और आउट होना, ये सारी चीजें है ना। तो ये तुम्हारी डिपार्टमेंट हो गया। लेकिन अगर मैं बॉडी सेल और ऑर्गेनिजम्स की बात करूंगा तो उसमें काफी सारे तुम्हारे बॉडीज में सेल पाए जाते हैं। फिर चाहे स्पर्म सेल हो गया, ओवम सेल हो गया, जम्बोसाइट प्लेटलेट्स हो गया, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया, है ना, ल्यूकोसाइट्स हो गया। अभी तुम दिक्कत मत हो, जितने साले सब तुमको पढ़ाएंगे। ये तुम्हारा इंटेस्टाइनल सेल्स हो गया, नर्व सेल्स हो गया, बोन सेल्स हो गए, लीवर सेल्स हो गया, है ना, स्टेरिएटेड मसल सेल्स हो गए, ये सारे सेल्स है। लेकिन अगर मैं बोलूं क्या स्पर्म सेल तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये प्लेटलेट्स वाला काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में तो मिलियंस ऑफ सेल है, लेकिन ये सारे सेल्स एक तरीके से स्पेशलाइज्ड हो रखे हैं कि ताकि वो कुछ फंक्शन कर सके, इफिशिएंटली कर सके, ये चीज है। और जब इस तरीके के फंक्शन सेम सेल अपने आपस में ग्रुप बनाते हैं, ये सब चीजें करते हैं, तो बस हम उसी को क्या बोल देते हैं, हम उसी को बोल देते हैं टिश्यूज बोल देते हैं। इसका मतलब है कि हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तुम्हारा एक तरीके से डिवीजन ऑफ फ्लेवर हो रहा है कि अपने अपने अलग अलग तरीके से काम कर पा रहे हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग में मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्समेंट हो रहा है, ताकि बॉडी पार्ट मूव कर सके, तो मसल सेल्स ये हो गया। नर्व सेल्स हो गए, नर्व सेल्स तुम्हारा मैसेज को कैरी आउट कर रहे हैं, एक से इधर उधर जाके भेजने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जितने भी तुम्हारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंजेस आ रहा है तो हम उस पर अडेप्ट कर सके, उसको हम लोग फील कर सके, उस पर मतलब जिंदा रह सके, ये चीज है। ब्लड फ्लो कर सके ताकि हम लोग ऑक्सीजन और फूड को, हार्मोन्स को, वेस्टेज मटेरियल को, यूरिया को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सके, ये चीज है। तो ये तुम देखो ये क्या कर रहा है, ये तुम्हारी बॉडी मसल्स, तुम्हारे बॉडी मसल्स को कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कभी वो कर सकता है। तो इसका मतलब क्या, ये स्पेशलाइज्ड हो रखा है। तो अब इस मसल सेल्स में तुम्हारे काफी सारे बिलियंस ऑफ सेल है, लेकिन सेम लेबर कर रहे हैं, सेम वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग जब वो ग्रुप में लाते हैं तो हम ग्रुप में फिर वो अपना एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, वो अपना एक ऑर्गन बना लेते हैं, फिर अपना वो एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। तो फिर उसी ऑर्गन सिस्टम को हम लोग काफी बार टिश्यूज से भी डिनोट कर देते हैं, ये चीज हो गया। और अगर मैं तुमको ये दिखाऊं तो ये देखो, ये ब्लड है, ये ब्लड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन लेके जा रहा है, तुम्हारे इसी में प्लेटलेट्स हैं, ये सारी चीजें हैं ना, ये सब हो गया। ठीक वैसे अगर जैसे तुम इसको देखो ध्यान से, ये क्या है, एक सेकंड को, ठीक है, अभी अगर जैसे तुम इसको देखने की कोशिश करो, एक सेकंड को, ये देखो, जैसे इसको देखो, ये जैसे इसने मतलब गर्म चीज छुई इसके हाथ से, मतलब तुरंत हटा, ये तुरंत इसने हटाया, क्यों हटाया, क्योंकि ये अगर जैसे मान लो कि इसने इसने हाथ क्यों उठाया, स्टिमुली बताओ मेरे पास इसका, फिर क्या चीज है बताओ, स्टिमुली क्या है जिसकी वजह से बॉडी ने रिस्पॉन्स कुकर किया, बताओ। कुकर हाँ कुकर है, क्योंकि वो गर्म था भैया, ये चीज है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि उसको रिस्पॉन्स कैसे है, उसके पास ये समझ कैसे है कि नहीं भाई अब मेरे को हाथ नर्व हटाना सेल्स है, की वजह से। हाँ, क्योंकि नर्व सेल्स की वजह से है। तो अगर तुम इसके हाथ में जाके देखोगे ना, तो ये काफी सारे इस तरीके से नर्व सेल्स जा रही होंगी, ऐसी जा रही होंगी। तो अभी मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा, तुम दिक्कत मत दो। अभी नर्वस सिस्टम के बारे में तुमको मैं अभी हल्का सा अभी पढ़ाऊंगा, और नर्वस सिस्टम के बारे में तुमको लास्ट मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे एनिमल टिश्यूज में तब भी पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी केवल टिश्यू को समझाने के लिए नर्वस सिस्टम को अभी तुम ऐसे समझने की कोशिश करो। ठीक ऐसे अगर जैसे मान लो कि मैं प्लांट की बात करता हूँ, तो प्लांट में तुम्हारा फोइलम पाया जाता है। फोइलम का काम क्या होता है, फूड को, जो लीव्स में जो फूड बन रहा है, या फिर जो तुम्हारा अदर टाइप्स में कहीं भी फूड बन रहा है, चाहे वो स्टेम में बन रहा हो, चाहे वो तुम्हारा मतलब जहां भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो रेस्पिरेशन हो रहा है, वहां से जो भी फूड एनर्जी मिल रही है, वो सारी चीजें वो फोइलम इधर से उधर वो ट्रांसपोर्ट कर सके। जाइलम का काम है वाटर को तुम्हारे थ्रू आउट हर जगह वो ट्रांसफर कर सके, ये सारी चीजें कर सके। तो अभी देखो, अभी मैं अगर जैसे मान लो कि तुमको जाइलम के टिश्यूज को दिखाता हूँ, तो ये देखो, उसको तुम ध्यान से देखना, ये जाइलम्स के टिश्यूज है, ठीक है। अभी देखना, जाइलम्स के टिश्यूज अगर तुमको एक्सपेरिमेंट में कभी करके दिखाया जाएगा तो तुमको ऐसे देखने को मिलेंगे। इसमें तुमको छोटे 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 मस्कुलर बंडल्स भी देखने को मिलेंगे। अभी अगर जैसे मान लो कि मैं इसको एक छोटा सा वो कर देता हूँ, मतलब पॉज कर देता हूँ, और ये जो तुम्हारा टोटल ये जो ग्रीन भाग देख रहे हो ना, और ग्रीन भाग के अंदर जितने भी तुमको छोटे 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 छेद टाइप से दिखाई दे रहे हैं, ट्रैकियास दिखाई दे रहे हैं, ये जो बड़े बड़े जो सेल दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये जो गोले गोले तुम देख रहे हो ना, पानी यहीं से आता है। लेकिन इसके बगल में तुम्हारे फॉइलेम्स भी हैं, इसके बगल में वो भी है। देखो कलेक्टिवली हम लोग उसको वस्कुलर बंडल बोल देते हैं। लेकिन देखो अगर मैं बात करूंगा कि पानी कहाँ से आ रहा है, तो इन जाइलम से आ रहा है, ये जो बड़े बड़े हो रखे हैं। बगल बगल से किससे आ रहा है, तुम्हारा फॉइलम हो रखा है। तो जाइलम और फॉइलम तुम्हारे वस्कुलर बंडल के अंदर आते हैं। लेकिन देखो अभी ये क्या है, ये तुम्हारा एज अ टिश्यू हो गया, क्यों, क्योंकि ये सेम फंक्शन कर रहा है कि हाँ यार भाई, मतलब क्या कहते हैं, पानी को इधर से उधर क्या करना है, लेके जाना है ना। तो अगर तुम इसको और क्लियरली देखना चाहते हो तो ये देखो, ये ऐसे क्लियरली हो रखा है ना। ये सब क्या हो रखे हैं, ये तुम्हारे जाइलम वेसल्स हो रखे हैं, ये सारी चीजें जाइलम वेसल्स, जहां से तुम्हारे पानी इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये अगर तुम इसको देखोगे तो ये तुम्हारे फॉइलम्स वेसल हो गए, ये तुम्हारे फॉइलम्स हो गए, ये फॉइलम वेसल्स है, ये तुम्हारा न्यूट्रिशन को इधर से उधर लेके जाते हैं। और जब इनको कलेक्टिवली गिना जाता है तब ये तुम्हारा वस्कुलर बंडल कहलाया जाता है। तुम क्या देख रहे हैं यार, ये जो सेल है स्पेशलाइज्ड हो रखे अपने फंक्शंस को लेकर। जब भी वो ग्रुप में आते हैं और वो क्या फॉर्म करते हैं,
तुम्हारा टिश्यूज को फॉर्म करते हैं। और एग्जांपल में जैसे अभी तक हमने पढ़ रखा है, ब्लड, फॉइलम्स, मसल्स, है ना, ये सब क्या हो गए तुम्हारे, ये सब टिश्यूज हो गए। तो अभी हम लोग इन सारे टिश्यूज के बारे में और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आया? इतना आ गया? क्लास में एक्टिव रहो, माइक तुरंत ओपन किया करो। हाँ भैया। आ गया, चलो ठीक है। यश, इसका आंसर बताओ। आवाज नहीं आ रही है, क्लियर बोलो। What is the fundamental characteristics of a living organism? भैया ऑप्शन बी, दे आर मेड ऑफ दे सेल्स। आर मेड अप ऑफ सेल, है ना, जरूरी नहीं कि उनके पास कोई स्पेशलाइज सेल हो, क्योंकि यूनिसेलुलर में तो कोई स्पेशलाइज सेल पाया नहीं जा रहा, है ना, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिसेलुलर में कोई स्पेशलाइज सेल नहीं है। सारे मल्टी सेलुलर ये भी चीज नहीं है, लेकिन हमें इतना मालूम है कि सारे लिविंग सेल्स, तुम्हारे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से तो जरूर बने होते हैं, फिर वो चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो। चलो आ जाओ, अभिषेक इसका आंसर बताओ। माइक पास में रख के बोलना, आवाज नहीं आती तुम लोग की। Hmm. Which of the following describes a unicellular organism? हम्म, It is within cell form. It has a single cell form. The option C. ऑप्शन सी है ना, ये चीज है, उसमें कहीं भी तुमको डिवीजन ऑफ लेबर नहीं देखने को मिलेगा। कुलदीप इसका आंसर बताओ बेटा। According to the provided text and image, which function is performed by a single cell in an amoeba? केवल मूवमेंट करता है, फूड को इनटेक करता है, रेस्पिरेट करता है, एक्सक्रीट करता है, ये सारे बेसिक एक्टिविटीज जैसे कि मूवमेंट, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, या फिर उसके पास कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन होते हैं ताकि वो, मतलब क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल काम कर सकें। C. हम्म, Option C. ऑप्शन सी वेरी गुड, है ना, ये चीज है। तो इसका गलत हो रखा है, इसका ऑप्शन सी होना चाहिए आंसर। चलो आ जाओ, है ना, ये चीज है। अब आ जाओ, इसका आंसर बता दो। वो अनंत। How do gases like oxygen, carbon, and carbon dioxide move in and out of the cell? Often move a cell through a process called diffusion. थोड़ा प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, वेरी गुड। यश, इसका आंसर बताओ। How do multicellular organisms differ from unicellular organisms? भैया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है ना, इनके पास स्पेशलाइज सेल होता है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए, ये चीज है। इसका सी होना चाहिए था, ठीक है, इसमें ए लिख रखा है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। In plants, which type of cells are responsible for transporting food from the leaves to other parts? Phloem. फ्लोएम्स, वेरी गुड, है ना, इस तरीके से भी याद कर सकते हो, फूड, है ना, फ्लोएम्स हो गया, फूड, खाना आना, इस तरीके से। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। What is the definition of a tissue as example? हम्म, Option C, a group of specialized cell that are grouped together to perform a specific function. वेरी गुड, चलो आ जाओ अनंत, इसका आंसर बताओ बेटा। Which of the following is an example of a tissue? भैया इसका एग्जांपल, a single nerve, नहीं, a plant blood. है ना, ब्लड, क्योंकि लीफ में तो काफी सारे तुम्हारे टिश्यूज आ जाएंगे ना, तो इसमें एग्जांपल थोड़ी ना हो जाएगा, लीफ एक उसका पार्ट हो जाएगा, ये चीज है, टिश्यूज नहीं हो क्या लाया जाएगा ना। तो तुम्हारा मसल्स फाइबर, अगर तुम्हारा ये बोल देता ना केवल मसल्स फाइबर की जगह मसल्स हटा देता और सिंगल हटा देता अब मसल्स, तो वो तुम्हारा टिश्यूज कहला जाता, ये चीज है ना। तो यहाँ तुम्हारा ब्लड आंसर हो गया, वेरी गुड। थोड़ा ध्यान से पढ़ना तभी समझ में आता है आंसर, वेरी गुड अनंत। ठीक है, यश, इसका आंसर बताओ। The concept of division of labor in multicellular organisms refer to the idea that भैया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्या होगा? डिवीजन ऑफ लेबर, डिफरेंट डिफरेंट सेल। सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए, ताकि हम वर्क को एफिशिएंटली वर्क कर सकें। एकदम सही आंसर बताया, ठीक है। तो दीप, अब इसका आंसर बताओ। Which type of cell is responsible for carrying messages to adopt stimuli such as
touching a hot utensil. Nerve cell. नर्व सेल्स, वेरी गुड, चलो ठीक है। अब अच्छा मुझे ये बताओ, तुम लोग मतलब क्या कहते हैं हिस्टोलॉजी के बारे में क्या समझते हो? अगर जैसे मैं बोलता हूँ लिखता हूँ हिस्टोलॉजी लिखता हूँ, तो तुम उसके बारे में क्या जानते हो? भैया पता नहीं हम्म, भैया। भैया मैंने अभी एक मतलब अपने दोस्त को लिंक भेजी है, शायद से ज्वाइन करे। कोई नहीं, अभी इस पे ध्यान दो। बताओ हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है? पता नहीं भैया। पता नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तुम लोग को हिस्टोलॉजी के सब बारे में समझाते हैं। देखो हिस्टोलॉजी तुम्हारे दो वर्ड से बनकर रखा है, ठीक है। एक का नाम है तुम्हारा हिस्टोस, नाम हो रखा है, और एक का नाम है तुम्हारा लॉगोस, या फिर लॉजी भी समझ सकते हैं, लॉगोस भी। लॉगोस का मतलब होता है स्टडी होता है, और तुम्हारा हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू होता है। तो एक ऐसा साइंटिस्ट, एक ऐसा इंसान जो हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट पे होगा, वो तुम्हारी किस चीज की स्टडी कर रहा होगा? वो तुम्हारी टिश्यूज की स्टडीज कर रहा होगा। समझ में आ गया? ये चीज है। तो अभी देखो मैं तुमको एक साइंटिस्ट का नाम बताता हूँ, जिनका नाम है मैरी फ्रांसिस्को जेवियर बाइशेट, ठीक है। तुम्हारा अगर मैं सिंपल अगर भाषा में अगर बाइशेट बोल देता तो भी वो चीज है। कुछ लोग इसको बाइशे भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको बायचैट भी बोल देते हैं। जैसे भी तुम्हें याद हो, बस तुमको लिख कर आना है, तो तुम इतना जान लो कि इसको बाइशे बोल सकते हैं, ये चीज है। अभी तुम्हारे फ्रेंच एना मतलब क्या कहते हैं, एनाटॉमिस्ट थे। एनाटॉमी मतलब समझते हो, जैसे बॉडी का चीर फाड़ करना, ये सारी चीज करना। तो तुम्हारे फ्रेंच से बिलोंग करते थे, ठीक है। ये फ्रेंच से बिलोंग करते थे, ये तुम्हारे एनाटॉमिस्ट थे, ये सारी चीजें थे। और इनको हिस्टोलॉजी का फादर बोला जाता था। फादर और फाउंडर में अंतर है बेटा। फाउंडर वो होता है जो उस चीज की खोज करता है, लेकिन जो उस खोज में सबसे ज्यादा माहिर हो जाता है, या फिर जो सबसे बेस्ट निकल कर आता है, उसको हम लोग फादर बोलते हैं। ये चीजें है ना। तो फाउंडर भी अलग हो सकता है, फादर भी हो सकता है। तो अभी मैं फादर क्या बता रहा हूँ, इनका टिश्यूज का बता रहा हूँ, कि मतलब इन्होंने जब उस समय मतलब क्या कहते हैं कि अगर मैं ईयर बताऊं तुम्हारा 1771 और 1802, तब उस समय मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा वो भी नहीं था, मतलब एक तरीके से तुम्हारे वो भी नहीं पाए जाते थे, कि जो तुम्हारे बेसिकली वो होते हैं क्या कहते हैं कि तुम्हारे मतलब फंडामेंटली तुम्हारे क्या बोलूं, मतलब कि एक तरीके से माइक्रोस्कोप जो हमने पढ़ रखा था, लाइट माइक्रोस्कोप, वो भी तक नहीं पाए जाते थे। और जब लाइट माइक्रोस्कोप नहीं पाए जा रहे, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या कहता है, ह्यूमन बॉडी के फिगर्स में ऐसे 21 स्पेशलाइज मतलब क्या कहते हैं ऑर्गन्स बता दिए थे, कि जो सेम ऐसा फंक्शन करते हैं, वो चीज है। तो इन्होंने मतलब टिश्यूज को लेकर काफी अच्छा वर्क किया, बाइशेट ने किया। लेकिन अगर मैं तुम्हें फाउंडर की बात करता हूँ, तो फाउंडर का नाम है तुम्हारा मार्सेलो माल्फिगी। क्या नाम है? मार्सेलो मार्सेलो माल्फिगी, ठीक है। इन्होंने मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे इस चीज का फाउंड किया, कि मतलब हाँ कुछ ऐसे टिश्यू जैसा कुछ होता होगा, ये चीजें काम करती होंगी, एक साथ होती होंगी। लेकिन बाइशे ने उसको एक्सपेरिमेंटली मतलब ऐसा ह्यूमन बॉडी में करके दिखाया, है ना। तो इसका मतलब है कि मैं पूछूंगा कि सबसे पहले कौन से है, तो तुम मतलब मार्सेलो आए होंगे, या फिर तुम्हारे बाइशे आए होंगे? बताओ। भैया मार्शलो। पता हाँ नहीं भैया। मार्शेलो, है ना, वेरी गुड, मार्शेलो आए थे। तो इन्होंने जो मतलब क्या कहते हैं 1628 से लेकर बाकी तुम्हारा लगभग लगभग 1694 तक मतलब इन्होंने मतलब वर्क किया, इन चीजों पे किया। लेकिन अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि हिस्टोलॉजी वर्ड किसने दिया है, तो उनका नाम है तुम्हारा जॉन मेयर। क्या नाम है उनका? जॉन मेयर। इसका मतलब है कि मैं तुमको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब स्टार्टिंग में तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं मार्सेलो माल्फिगी थे, वो वर्क कर रहे थे, उनको इतना मालूम था कि यार तुम्हारे कुछ स्पेशलाइज चीजें होती है जो सेम फंक्शन करती हैं। क्योंकि जब हम अपना हाथ मोड़ना चाह रहे हैं, तो हम बड़े आसानी से मोड़ पा रहे हैं, और हमारे हाथ में कुछ फूला फूला सा दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी देने की कोशिश की, हिस्टोलॉजी के बारे में ऐसा थोड़ा समझाने की कोशिश की। लेकिन जो तुम्हारे बाइशेट थे, बाइशेट को फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बोला गया इस वजह से, क्योंकि उन्होंने हमारे ह्यूमन कंपोजिशन में 21 टाइप्स के तुम्हारे एलिमेंट्री टिश्यूज के बारे में बताने की कोशिश की। लेकिन उसको एकदम एग्जैक्टली वैसा नहीं बता पाए, कि मतलब ये चीज होता, वो सारी चीजें होती। वो तो जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरफ बढ़े, तब हमने अच्छे से जाना। और ये जो तुम्हारी हिस्टोलॉजी वर्ड आई, बाद में हिस्टोलॉजी वर्ड तुम्हारे जॉन मेयर ने दिया, कि अच्छा जो मतलब बाइशेट थे वो फादर ऑफ तुम्हारे हिस्टोलॉजी थे, और जो फाउंडर थे वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, जो मार्सेलो माल्फिगी थे, वो तुम्हारे फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी थे। और फिर इन्होंने जॉन मेयर ने बस केवल हिस्टोस वर्ड लगा के टिश्यूज को डेनोट कर दिया, और लोगोस जो तुम्हारे स्टडी में चलता ही है, तो उन्होंने बोल दिया कि द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? हाँ भाई। अब हाँ चलो ठीक है, एक बार मैं तुम लोग को अच्छे से इनकी एक बार फोटो दिखा दे रहा, तो ताकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखो, ये कौन है तुम्हारे? फ्रांसिस जेवियर बाइशेट, ठीक है। फ्रेंच एनाटोमिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बिना मतलब क्या कहते हैं बिना माइक्रोस्कोप के इन्होंने 21 टाइप्स के एलिमेंट्री टिश्यू जो हमारे ह्यूमन ऑर्गन्स में पाए जाते हैं,
उसको कंपोज करके बताने की कोशिश की, उसको डिस्टिंग्विश किया कि देखो ये हाथ के तुम्हारे टिश्यूज अलग तरीके से काम कर रहे हैं, वो अलग तरीके से काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें। और जो तुम्हारे मार्सेलो माल्फिगी थे, वो बेसिकली इस चीज के फाउंडर थे, ये जो तुमको दिख रहा है ना, ये चीज हो गया। और फिर अगर मैं बात करूंगा कि तुम्हारे ये हिस्टोलॉजी वर्ड है, ये तुम्हारा मतलब किसने दिया, तो ये थे तुम्हारे जॉन मेयर। ये कौन है? ये तुम्हारे जॉन मेयर है। तो अभी भी मैं एस्ट्रोलॉजी अगर वर्ड को अगर तुम्हारा अगर डाइसेक्ट करता हूँ, तो हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यूज और लोगोस का मतलब होता है स्टडी होता है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? हाँ चलो भैया। वेरी गुड। आ जाओ अभिषेक, इसका आंसर बताओ। पढ़ो। who- एक मिनट। Who is coined the term tissue हम्म, marker? बताओ क्या नाम है? Option B. अच्छा चलो ठीक है, तुम बताओ अनंत, तुम बताओ इसका आंसर। किसने टर्म्स को मतलब दिया था, टिश्यू टर्म्स? भैया सर ऑप्शन ये ए। मतलब मार्सेलो माल्फिगी। नहीं भैया, रॉबर्ट हुक ने दिया था। रॉबर्ट नहीं, हुक ने तो रॉबर्ट हुक ने सर। सेल का दिया था। ठीक है। अरे हाँ इनका टिश्यू मल्टी। मतलब जेवियर बिस ने दिया था, है ना? मतलब क्या मार्सेलो माल्फिगी ने तुम, जॉन मेयर ने तुम्हारा उसका वर्ड दिया है। एक बार मैं फिर से तुम लोग को दिखाते रहे, ये देखो जो तुम्हारा टिश्यू वर्ड है, टिश्यू वर्ड तुम्हारा बाइशेफ ने दिया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब कि तुम्हारे मतलब कि ये जो तुम्हारे मार्सेलो माल्फिगी थे, ये कुछ काम कर रहे थे, वो मालूम नहीं था। लेकिन तुम्हारे जेवियर बाइशेक ने तुम्हारे उस काम को कैटेगराइज करके उसको टिश्यू नाम दे दिया। लेकिन टिश्यू नाम तुम्हारा मतलब एक लोकल नेम है, ये तुम्हारा साइंटिफिक नेम नहीं है। तो साइंटिफिकली नेम तुम्हारा जॉन मेयर ने उसको हिस्टोलॉजी वर्ड दिया। ये चीज है, आप समझ में आ गया? भैया। हाँ भैया। मालफीगी जिस चीज पे काम कर रहे थे उनको उसके बारे में नहीं मालूम था। जैवेन ने जिस चीज पे काम किया वो मालफीगी का ही काम था, लेकिन मतलब उन्होंने उस चीज को डिस्टिंग्विश करके उसको एज अ टिश्यू नाम दे दिया। बाद में जॉन मेयर ने बोला कि यार ये नाम सही नहीं है, उन्होंने फिर उसका मतलब है हिस्टोलॉजी कर दिया। फिर उसके बारे में पता चला कि अच्छा मालफीगी मालफीगी मतलब एक तरीके से तुम्हारे फादर है हिस्टोलॉजी के, और तुम्हारे जो मतलब वो फाउंडर है हिस्टोलॉजी के, फाउंडर है तुम्हारे बाइशेट हो रखे हैं। और जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, ये जो नाम दिया है हिस्टोलॉजी, ये तुम्हारा जॉन मेयर ने दिया है। और जो टिश्यू नाम जो दिया है उन्होंने बाइशेट ने दिया है। तो मुझे बताओ आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? चलो वेरी भैया। गुड है, आ जाओ। अब इसका बताओ कुलदीप बेटा। भैया हाँ बी वी तो बोला था मैंने। हाँ, कोई बात नहीं, वो तुम उसका करेक्टली बता भी नहीं पाए थे ना, बाद में कंफ्यूज भी हो गए थे जब क्वेश्चन गलत बोला था। बताओ उसका, इसका आंसर बताओ सेकंड का। भैया बी होगा। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, चलो वेरी गुड। अगर जैसे मान लो कि मैं पहले वाले को अगर डाइसेक्ट करता हूँ, तो मुझे तो साइटो का मतलब क्या होता है, बता सकता है कोई? क्या भैया? साइटोलॉजी। नहीं भैया। साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। साइटो मतलब होता है सेल, याद है? साइटो मतलब सेल, और नहीं लॉजी मतलब भैया, स्टडी स्टडी, तो मतलब स्टडी ऑफ सेल। सेल। फिजियोलॉजी को डाइसेक्ट करते हैं, तो फिजियो मतलब क्या होता वो है? फिजिक्स। बॉडी, फिजिक्स नहीं, बॉडी, ये तुम्हारा वो वाला फिजिक्स नहीं है। ठीक है। और लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी। भैया तो वो मुझे तो स्टडी ऑफ बॉडी क्या होगा? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी। ठीक है, वैसे फिजियोलॉजी। पैथोलॉजी। तो पैथो का मतलब क्या होता है? पैथोस का मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया। लॉजी का मतलब क्या होता है? भैया स्टडी। स्टडी स्टडी। स्टडी, है ना? स्टडी होता है। तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज व्हाट? पैथोलॉजी। पैथोलॉजी। तो तभी तो जब तुम बीमार होते हो कहाँ जाते हो? फिजियोलॉजी के पास जाते हो, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी। बहुत ही पैथोलॉजिस्ट के बारे में जाता है ना। तो ये चीज हो गया। तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? भैया दिव्यांशु। दिव्यांशु। ब्रो इसका आंसर बताओ दिव्यांशु। who is considered the father of histology? हम्म भैया इसका आंसर बी होगा। हाँ बी होगा, वेरी गुड। याद रख लेना, फादर और फाउंडर में अंतर होता है। हो सकता है कि फाउंडर तुम्हारा फादर भी हो, मतलब कि उसने उस चीज पे बहुत डिटेलिंग वर्क की हो, लेकिन फाउंडर ने अगर केवल काम करके छोड़ दिया और उस पर किसी और ने काम किया, तो ज्यादातर हम लोग मतलब क्या कहते हैं, फादर उसको बोलने की कोशिश करते हैं, है ना? जैसे मान लो कि हम लोग इंडियन इंडिपेंडेंस में
इंडियन इंडिपेंडेंस स्टार्ट की किसी एक छोटे इंसान ने स्टार्ट की होगी, पता भी नहीं होगा। जैसे मान लो कि अगर मैं बात कर देता हूँ, तुम्हारे जो मंगल पांडे उन्होंने स्टार्ट की 1857 का युद्ध, लेकिन लॉन्ग समय तक सबसे ज्यादा कौन लड़ा, सबसे वो कौन करा, महात्मा गांधी लड़े। इसी वजह से तो उनको फादर ऑफ नेशन बोला जाता है। तो ठीक वैसे अगर मैं हिस्टोलॉजी की बात करूंगा, तो हिस्टोलॉजी में जो फाउंडर थे वो तुम्हारे मालफीगी थे, है ना। लेकिन वो इतना काम नहीं किया। उन्होंने काम किसने सबसे ज्यादा किया, वो तुम्हारे उन्होंने किया, तुम्हारे बाइशक ने किया। तो उन्होंने जब बाइशक काम कर रहे थे तो उन्होंने टिश्यूज नाम दे दिया उसके, क्या नाम दे दिया, बस उसको टिश्यू दे दिया। लेकिन फिर तुम्हारे जॉन मेयर उन्होंने बोला टिश्यू नाम सही नहीं है, एक काम करो बेटा हिस्टोलॉजी रख लो तुम। समझ में आ गया, तो हिस्टोलॉजी रख लिया फिर उन्होंने। तो जिसकी वजह से तुम्हारे फाउंडर मालफीगी को फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी बोला गया। ठीक है, ये हो गया फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारा मैरी फ्रांसिस्को जेवियर बाइशिया को बोला गया। और तुम्हारा फिर उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी जिन्होंने टर्म कॉइन किया, उनका नाम हो गया तुम्हारा जॉन, क्या नाम था बताओ, मेयर। समझ में आ गया, जॉन मेयर हो गया। वेरी गुड दिव्यांशु, ठीक है। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ कुलदीप। When was the term histology coined by बताओ। SC? सही है ना। अब देखो जरूरी नहीं ये याद रखो ना रखो, लेकिन इस तरीके के वर्ड याद रखो। क्यों? क्योंकि कल को अगर तुम लोग कंपटीशन में बैठोगे ना, एसएससी सीजीएल इन सब में, सीडीएस वगैरह में, तो कहीं ना कहीं वर्ड्स आ जाते हैं। इवन यूपीएससी में भी इस तरह के काफी बार वर्ड्स आ जाते हैं, ये चीजें। चलो आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। यश। How many types of elementary tissue did Bichat distinguish? भैया ऑप्शन सी 21। 21 वेरी गुड, है ना। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अब हमने मतलब बेसिक जान लिया कि तुम्हारा टिश्यू क्या होता है। टिश्यू भैया आपका मतलब क्या कहते हैं, एक तरीके का स्पेशलाइज्ड सेल होता है। टिश्यूज मतलब टिश्यू हमें नहीं मालूम क्या है, बस हम इतना जानते हैं कि टिश्यू भैया आपका एक तरीके से स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, जो मतलब कि सेम ओरिजिन के होते हैं। मतलब कि जो उनके सेल होते हैं वो कहीं ना कहीं जहां से हो सकता है कि सेल डिफरेंट डिफरेंट पाए जाते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं बोल देता हूँ कि मसल सेल्स, लेकिन मसल सेल्स तो तुम्हारे 3 टाइप के होते थे, है ना। स्ट्रिप्ड होते थे, तुम्हारे स्ट्रेट होते थे, फिर तुम्हारा स्मूथ होते थे, ये सारी चीजें होते थे। तुम्हारा हार्ट कार्डियक मसल्स होता था, ये सब होता था। लेकिन अगर मैं बोलूंगा ये जो जितने भी टाइप के सेल्स हैं, उन सेल्स का ओरिजिन क्या है, तो वो कहीं ना कहीं जो ओरिजिन होगा ये तीनों सेल का तुम्हारा ओरिजिन सेम होगा। समझ में आ रहा है। तो टिश्यूज जो सेल होते हैं उनके स्पेशलाइज होते हैं, सेम ओरिजिन के होते हैं और सेम फंक्शन करते हैं। तो जब वो सेम फंक्शन करते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वो अपना वर्क कर पा रहे होते हैं, कैसे कर पा रहे होते हैं, इफिशिएंटली वर्क कर पा रहे होते हैं। उनको कोई इस चीज से दिक्कत नहीं होती, ये सारी चीजें। और जब उन्हें दिक्कत नहीं होती तो फिर यही टिश्यूज क्या बना देते हैं, ऑर्गन बना देते हैं। और फिर यही ऑर्गन अगर और अच्छे से काम करता है तो फिर हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोल देते हैं। और इस तरीके से अगर टिश्यूज के एग्जाम्पल हम लोग याद करते हैं तो काफी सारे हैं। जैसे अभी तक हम लोग बोन का याद करेंगे, ह्यूमन बॉडी में बोन हो गया, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ब्लड हो गया, ठीक है। इस तरीके से फिर तुम्हारा अगर प्लांट में फोइलम हो गया, जाइलम हो गया, ठीक है। अभी बहुत सारी चीजें एग्जांपल पढ़ेंगे कि टिश्यूज क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होता है, वो सब क्या होता है। तो अभी अगर जैसे मान लो कि अभी मैं एक डीपली में तुमको मैं नर्वस सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। किसके बारे में बताने वाला हूँ, थोड़ा सा नर्वस सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। एक बार नर्वस सिस्टम के बारे में अभी जान लो, फिर उसके बाद जब मैं एनिमल टिश्यूज में पढ़ाऊंगा तो सबसे लास्ट टॉपिक भी नर्वस सिस्टम ही पढ़ाया जाएगा, तो फिर मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो देखो जो नर्वस सिस्टम है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें 2-4 ऑर्गन आ रहे होंगे। तो मुझे बता सकते हैं कि कोई नर्वस सिस्टम में टोटल कितने ऑर्गन्स आते हैं, बताओ। भैया एक मतलब ब्रेन आता है, और कौन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आती है। वेरी गुड। और भैया और तुम्हारे नर्व्स वेन्स आते हैं, क्या आती आते हैं, तुम्हारे नर्व्स आते हैं, ये चीजें। तो जब तुम्हारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जब एक साथ फंक्शन कर रहे होते हैं तो हम लोग उसको बोल देते हैं नर्वस सिस्टम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, नर्वस सिस्टम बोल देते हैं। और नर्वस सिस्टम को हम लोग ऐसा टिश्यू क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ब्रेन में जो सेल्स पाए जा रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड्स में जो सेल पाए जा रहे हैं, जो नर्व सेल्स में पाए जा रहे हैं, जो बेसिकली स्टिमुली के अगेंस्ट हम लोग को मतलब क्या कहते हैं एडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है कि भाई जो तुम्हारी सिचुएशन आ रही है उसके हिसाब से तुम सुधर जाओ, वरना ज्यादा दिन तक जिंदा न रह सकोगे। तो उसके लिए जो सेल काम आ रहे हो, कौन से आ रहे हैं सेल तुम्हारे, वो नर्व सेल्स काम आ रहे हैं। क्या कौन से आ रहे हैं तुम्हारे, उनको हम लोग बोल देते हैं नर्व सेल्स बोल देते हैं। और जो नर्व सेल्स होते हैं काफी बार उसको नर्व सेल्स ना बोलकर काफी लोग उसको न्यूरॉन्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, न्यूरॉन्स भी बोल देते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जो तुम्हारे नर्वस सिस्टम में नर्व सेल्स है जो डिफरेंट मतलब होते तो सेम टाइप के, लेकिन ब्रेन में भी तो और टाइप की जो सेल्स है जो नर्वस सिस्टम से काम करा पा रहे, नर्व सेल से काम करा पा रहे, तो वो भी कहीं ना कहीं तुम्हारे एक तरीके से टिश्यूज का ही पार्ट है, क्योंकि ब्रेन एज अ टिश्यू बोला जा रहा है।
लेकिन ब्रेन के अंदर तुम्हारा एक जो टिश्यू एक और है वो तुम्हारा न्यूरॉन्स है, जो मतलब एक साथ काम करके वो तुम्हारा नर्वस सिस्टम बना रहा है। तो ये सारी चीजें, और अगर मैं इन सब की बात करूं कि न्यूरॉन्स तुम्हारा ऐसा कौन सा एक मदर सेल है जहां से वो सब आए हैं, तो उसका नाम है तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं उसका नाम, मैं एक मिनट भूल रहा हूँ, उसका नाम है तुम्हारा बेसिकली उसको बोलते हैं मतलब क्या कहते हैं शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में तुम लोग को बताऊंगा। ठीक है, उसको शीट लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं जहां से वो सब आते हैं। तो अभी अगर जैसे मान लो कि मैं तुमसे बोलता हूँ कि भैया न्यूरॉन दिखता कैसा है, तो न्यूरॉन तुम्हारा एक पहले मतलब क्या कहते हैं एक सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोमा सेल। सोमा सेल मतलब क्या होता है, न्यूरो सेल, या फिर मान लो कि तुम्हारा मेन सेल। तो अभी मैं तुम लोग को इसका स्ट्रक्चर बना के तुमको दिखाने वाला हूँ। क्या दिखाने वाला हूँ? इनका स्ट्रक्चर बना के दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एक उसका सेल का पार्ट हो गया, इसके अंदर हो गया तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा ये पाया जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं कि न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, अब इसी के ऊपर से मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे दो ब्रांचेस निकलेंगी। ठीक है, एक ब्रांचेस जैसे मान लो कि ये इस तरीके से, अगर मैं इस तरीके से डिफाइन कर दूं, ये कुछ नर्वस सिस्टम के बारे में स्कूल में पढ़ाया गया, पढ़ाया हाँ गया भैया नर्वस सिस्टम के हाँ बारे में। भैया। ठीक है, हाँ कोई भैया बात नहीं, पढ़ाया अगर है। नहीं पढ़ाया तो मैं पढ़ाऊंगा, बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये चीज हो गया, एक तुम्हारी ब्रांच ये हो गई, और एक ब्रांच तुम्हारी ऐसे निकलेगी, और ये ब्रांच भी मतलब समाओ कुछ ऐसे ही जाएगी। ठीक है, कैसी जाएगी? ऐसे ही जाएगी। तो अभी मैं क्या है इसको ऐसे ऐसे बना देता हूँ, ऐसे ऐसे बना देता हूँ, इसको ऐसे ऐसे बना देता हूँ, इसको ऐसे बना देता हूँ। तो ये तुम्हारा कुछ फिगर होता है, तुम्हारा न्यूरॉन्स का फिगर होता है, या फिर नर्व सेल्स का फिगर होता है। किसका होता है? नर्व सेल्स का फिगर होता है। और जो तुम्हारा एक ब्रांच होती है, एक ब्रांच को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, बता सकते हैं कोई? भैया पता नहीं। डेंड्राइट। क्या बोलते हैं उसको? उसको डेंड्राइट बोलते हैं बोलते डेंड्राइट्स बोलते बोलते हैं। और जो तुम्हारी दूसरी नर्व्स होती है उसको बोलते हैं हम लोग नर्व एंडिंग्स एक्सॉन बोलते बोलते हैं, हैं। एक्सॉन, एक्सॉन ब्रांच बोल सकते हैं ना, इस तरीके से बोल सकते हैं, या फिर एक्सॉन टर्मिनल बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। और ये जो तुम्हारा भैया सेंटर, हाँ बोलो बेटा। भैया एनसीईआरटी में इसको नर्व एंडिंग बोला गया है। हाँ, नर्व टर्मिनल बेटा एंडिंग ही होता है। टर्मिनल, टर्मिनस का मतलब एंडिंग ही होता है। तो अगर मैं जगह टर्मिनल की जगह एंडिंग भी लिख दूंगा ना, तो भी कोई गलत नहीं होगा, दोनों बात सेम ही है। ये चीज है, तो ये आ गया। अभी अगर जो तुम इसको ये जो देख रहे हो ना, ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा न्यूक्लियस है। इसी के अंदर मतलब क्या कहते हैं सारी चीजें तुम्हारी हो रखी है, सब चीजें हो रखी है। ठीक है, ये हो गया। तो इसको प्रॉपर, इसको हम लोग पूरा सेल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते थे? इसी को हम लोग बोल देते हैं कि ये सेल बॉडी है, और इसी सेल बॉडी में तुम्हारे दो तुम्हारी ब्रांचेस जा रही है, एक तुम्हारे एक्सॉन एंडिंग जा रही है, एक तुम्हारे डेंड्राइट जा रही है। और अगर आपको सेल बॉडी नहीं बोलना और आपको ये बोल दिया कि यार ये तुम्हारा न्यूरॉन्स है, तो आप इसको सोमा सेल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो उसको? सोमा सेल भी बोल सकते हो। तो ये चीज हो गया। अभी देखो, यही जहां से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ये एक्सॉन स्टार्ट होता है, तो इसी एक्सॉन से स्टार्ट से हम लोग इसको बोल देते हैं एक्सॉन हेलियोक्स बोल देते हैं। जहाँ हेलियोक्स मतलब जहां से उठना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी तुम एक्सॉन को तुम देखोगे ना, तो इसके ऊपर तुमको कुछ इस तरीके से तुमको शीट तुमको दिखाई देंगे। इनको क्या बोलते हैं? इनको शीट बोलते हैं। ठीक है, तो अभी देखो मैं इस तरीके से बना दे रहा, इनको क्या बोलेंगे? इनको माइलिन शीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? इनको माइलिन शीट बोला जाता है। और अभी तुमको रटने की जरूरत नहीं है। तुम लोग जैसे जैसे मतलब चैप्टर कंप्लीट होगा ना, और एक बार मान लो कि ये चैप्टर अगर तुमने दिल से शिद्दत से पढ़ लो, तो तुम्हारा क्लास 10 बहुत आसान कर दूंगा मैं। इस चीज को समझ लेना, ठीक है। और ये जो तुम्हारा इसके ऊपर जो एक सेल पाया जाता है, जो माइलिन शीट इस चीज को कवर करता है कि ताकि तुम्हारी ये जो ब्रांच है टूटे ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा श्रावण सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शैवन सेल बोलते हैं। काफी बार उसको शावाज सेल बोल देते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा शॉवन सेल्स हो गया। और ये जो तुम्हारे नोट्स होते हैं, इनको नोट्स बोलते हैं, जहां ये तुम्हारे जुड़े होते हैं। तो तुम्हारा कुछ इस हिसाब से तुम्हारा न्यूरॉन्स होता है। और ठीक इसी न्यूरॉन्स मतलब ये इसी नर्व एंडिंग के तुम्हारे पहले तुम्हारा एक मतलब क्या कहते हैं एक और फिर से तुम्हारा न्यूरॉन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फिर एक इस तरीके से सेल बॉडी क्रिएट होगी, वो ब्रांच होगी, ये सब चीज होंगी। लेकिन ये जो तुम्हारे इसके बीच में गैप होगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं साइनापेज बोलते हैं। उसको क्या बोलते थे? उसको साइनापेज बोल देते हैं। वो साइनापेज तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा मतलब कि अगर जैसे मान लो कि मैं तुमको वो जो एक मैंने अभी तुमको दिखाया नहीं था कि न्यूरॉन न्यूरॉन टच थे, वो आपस में सिग्नल भेज रहे थे इलेक्ट्रिसिटी जैसा, है ना। तो आपस में टच नहीं होते, उनके बीच में स्पेस होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं साइनापेज बोलते हैं। और मैं अगर बोलूं कि इनका मदर सेल है, ये जो सेल है, सेल कहाँ से बना है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्टोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको एक्टोडर्म बोलते हैं। तो ये जो एक्टोडर्म सेल है, इसी सेल की वजह से ही तुम्हारे सारे सेल्स बनते हैं। ये चीज है। जैसे मान लो कि अगर तुम लोगों ने कभी भी अगर तुमने स्टेम सेल्स के बारे में कभी भी अगर तुम लोग जानते होगे, स्टेम सेल्स, जब जब कभी भी तुम्हारा मेल मतलब क्या कहते हैं स्पर्म सेल और फीमेल तुम्हारा फर्टिलाइज होते हैं, मतलब तुम्हारा ओवम जब फर्टिलाइज होते हैं, तो वो जो सेल जो तुम्हारा माइटोसिस और मायोसिस कर पा रहे हैं, वो तुम्हारा स्टेम सेल्स की वजह से कर पा रहे हैं। लेकिन वो जो स्टेम सेल्स है, वो स्टेम सेल्स जाके कल को तुम्हारे हाथ बन जाते हैं, कल को तुम्हारे पैर बन जाते हैं। था तो वो एक सेल ना,
एक सेल था, तो वो इतने सारे सेल्स कैसे बन गए, स्पेशलाइज कैसे हो गए, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा मदर ऑफ सेल था, मतलब कि वो तुम्हारा काम डिसाइड कर रहा था। ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि एक्टोडर्म किसका मदर ऑफ सेल है, वो किसको फॉर्म कर रहा है, वो किसका बेसिक फंक्शन कम करा रहा है, तो वो है तुम्हारा न्यूरॉन का है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो देखो जब भी हाँ तुम भैया। कोई गर्म चीज छूते हो या कोई भी चीज ऐसी चीज छूते हो जो तुम्हारे लिए स्टिमुली हो रखी है ना, जिसमें तुम्हारा वो जो स्टिमुली वो तुम्हारा टच है ना, जो अगर मान लो कि टच नहीं है, या फिर मान लो कि अगर वो तुम्हारी हीट है या फिर कुछ है, तो ये जो तुम्हारे न्यूरॉन्स है ये तुम्हारे सिग्नल्स लेते हैं। क्या लेते हैं? ये तुम्हारे सिग्नल्स लेते हैं। ये सिग्नल्स लेते हैं, केमिकल रिएक्शन चालू होती है, और जब केमिकल रिएक्शन चालू होती है तो ये तुम्हारे फटाक से पास होते हैं। क्या होंगे? पास होंगे। फिर ये साइनापेस के थ्रू दूसरे मतलब क्या कहते हैं, दूसरे उसके पास नर्व सिस्टम के पास चलेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से जाएंगे। तो जैसे मान लो कि सबसे पहले तुम्हारा हाथ के पास जो नर्व होंगे, तुम किसी गर्म चीज को छूओगे तो नर्व सिग्नल्स भेजेंगे, फिर वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड में आएगी, है ना। वो नर्व कहाँ आएगी? पहले तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड में आएगी, फिर स्पाइनल कॉर्ड के बाद फिर तुम्हारे ब्रेन में जाएगी, फिर ब्रेन तुम्हारा क्या करेगा, फिर ब्रेन तुम्हारे मोटर न्यूरॉन्स को, वो ब्रेन फिर तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड में आएगा, और फिर ब्रेन तुम्हारे फिर मोटर न्यूरॉन को जाके बोलेगा कि भाई हाथ हटा, हाथ नहीं हटाएगा तो तेरा हाथ जल जाएगा। और फिर वैसे मोटर न्यूरॉन फिर क्या करेगा, फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, फिर तुम्हारे मसल सेल्स को एक्शन देगा कि भाई मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करो, मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करो। नहीं कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा, और वैसे ही तुम्हारा मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो जब मैं तुमको मसल सेल्स में दिखाऊंगा ना, तो मसल सेल्स में तुमको काफी सारे मैं न्यूरॉन्स भी दिखाऊंगा। और जितना मैं डीपली और जितना मैं तुमको सोफिस्टिकेटली तुमको अभी पढ़ा रहा हूँ ना, ये तुम्हारे क्लास टाइम में तुमको काम आने वाला है। क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में तुम्हारा जो ह्यूमन फिगर है वो तुम्हारा बेसिकली न्यूरॉन सिस्टम पे ही वर्क करता है। क्योंकि अगर तुम्हारा मोटर न्यूरॉन अगर खराब हो जाए तो तुम चल नहीं पाओगे। तुमने देखा ना, कुछ लोग होते हैं पैरालाइज्ड होते हैं, चल नहीं पाते हैं, ये सब नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके स्पाइनल कॉर्ड में फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, ये सारी चीजें हो जाती है, जिसकी वजह से उनका न्यूरॉन डैमेज हो जाता है। और जब उनका मोटर न्यूरॉन डैमेज हो जाता है तो जिसकी वजह से उनके जो मसल सेल्स है, ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना तो वो एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अभी अगर मैं जैसे तुमसे जो मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उस चीज के स्पेशलाइज्ड है, लेकिन इसके पीछे फंक्शन कौन करा पा रहा है? वो तो तुम्हारा एक न्यूरॉन है ना। तो वो चीज है। तो इस तरीके के हम लोग बेसिक बेसिक चीजों को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस भैया। आ गया ना? और ये जो तुम्हारा जो मैंने इस तरीके से मैंने तुमको समझाने की कोशिश की ना, ये जो तुम्हारे सोमेटिक सेल या सोमा सेल सॉरी सोमा सेल के बगल में ये जो इतना पार्ट है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं निसल ग्रैन्यूल्स भी बोल देते हैं। जितने भी तुम्हारे ओलंपियाड वगैरह क्वेश्चन होते हैं ना, एक क्वेश्चन मेरे से अलग करके दिखा देना, मेरे को बताना, ठीक है? ये तुम्हारे नेसल्स ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको नेसल्स ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। और इसी ग्रैन्यूल के अंदर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा उसका न्यूक्लियस पाया जाता है। और इसी न्यूक्लियस पूरा अगर कंट्रोल कर दोगे तो उसको सोमा सेल, बॉडी सेल बोला जाएगा। दो ब्रांचेस निकलेगी। एक ब्रांच का नाम होगा तुम्हारा डेंड्राइट्स होगा, जो तुम्हारा मतलब रिसीव करता है। तुम्हारा अगर जैसे बात करूं ना कि डेंड्राइट्स क्या करेगा, तो तुम्हारा ये रिसीव करता है सिग्नल्स को। क्या करेगा? ये तुम्हारा रिसीव करेगा। और तुम्हारा एक्सॉन क्या करता है? तुम्हारा एक्सॉन मैसेज को कन्वे करता है किसके थ्रू? साइनापेस के थ्रू, कि भाई अब तुम दूसरे न्यूरॉन को भेजो। फिर दूसरा न्यूरॉन डेंड्राइट फिर उसको रिसीव करेगा, फिर वो तुम्हारा एक्सॉन के थ्रू फिर उसको कन्वे करेगा, दूसरे उसको करेगा, न्यूरॉन को करेगा। तो इस तरीके से तुम्हारी सीरीज चलती जाती है। फिर वो तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन, ब्रेन से फिर स्पाइनल कॉर्ड। और अगर कुछ ऐसा काम है जहां तुम्हारा मोटर न्यूरॉन का काम है, तो फिर वो सिग्नल तुम्हारा मोटर न्यूरॉन के पास जाएगा, और फिर मोटर न्यूरॉन तुम्हारा एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करके तुम्हारे वहां से बचाने की कोशिश करेगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? चलो वेरी गुड। अभी देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, ठीक है? अभी मैं तुमको ऐसे मतलब सिंपल सा भी दिखाऊंगा, और फिर उसके बाद असली में भी दिखाऊंगा कि देखो तुम्हारे एक्चुअली में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स कैसे अटैच रहती है। तो ये देखो, पहले तो तुम इसको देखो, है ना? ये देखो, तुम देख रहे हो ना, ये जो तुम्हारी येलो येलो कलर की ये तुम्हारे नर्व्स है। ये थ्रू आउट द बॉडी फैल रखी है, हर जगह फैल रखी है, इवन ब्रेन में भी हर जगह फैल रखी है। क्यों? क्योंकि कहीं से भी अगर स्टिमुली में अगर कोई भी चेंज आता है तो हमको तुरंत पता चल रहा है। तो ये देखो, ये ऊपर वाला ब्रेन, और ये जो एक लंबी सी लाइन से जो तुम देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, है ना? ये देखो, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है? ये क्या है? ये ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, और इसी से अटैच हो रखे तुम्हारे क्या, तुम्हारे नर्व्स हो रखे, नर्व्स हो रखे। इनको क्या बोलेंगे? इनको नर्व्स बोलेंगे। ये चीज हो गए, है ना? तो इस चीज को याद रखना। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि ये नर्व्स तुम्हारे किस चीज से बने, है ना, ये सारी चीजें किस चीज से बनी, तो तुम बोलते हो भैया ये सारे न्यूरॉन से बने हैं। किस चीज से बने? ये सारे न्यूरॉन से बन रखे ये चीज है। तो कोई भी एक ऐसा सेल जो सिमिलर स्ट्रक्चर का है और एक साथ काम कर रहा है, पर्टिकुलरली एक ही फंक्शन कर रहा है, तो वो एक टिश्यू बनाता है। वो क्या बनाता है? वो तुम्हारा एक टिश्यू बनाता है। जैसे ह्यूमन नर्वस टिश्यूज में तुम्हारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स, है ना, ये सारी चीजें, इनके पास नर्व सेल्स है या फिर न्यूरॉन्स है।
जो कि सेम स्ट्रक्चर के हैं, फंक्शन भी एक तरीके से करने की कोशिश करते हैं, है ना। इनका जो सेल होगा उसमें एक तुम्हारा सेल बॉडी कहलाया जाएगा, जिसमें तुम्हारा न्यूक्लियस होगा सेंट्रल पार्ट में। दो तुम्हारे ब्रांचेस निकलेंगी, एक ब्रांच का नाम होगा डेंड्राइट जो मैसेज को रिसीव करेगा, और एक ब्रांच होगी एक्सॉन जो मैसेज को कन्वे करेगा दूसरे सोमा के लिए, मतलब दूसरे डेंड्राइट्स के लिए कि भाई तू काम कर। लेकिन मैंने बोला था कि भाई इन सारे टिश्यूज का कॉमन ओरिजिन होता है, मतलब एक जगह से निकले होते हैं, एक जगह से वो होते हैं। तो अगर जो सारे न्यूरॉन्स हैं वो सारे तुम्हारे एक जर्मिनल लेयर से निकलते हैं, जिसका नाम है तुम्हारा एक्टोडर्म है। क्या है? एक्टोडर्म बोलते हैं। तो सारे तुम्हारे सेल यहाँ से निकले हुए हैं, ये चीज है। तो अभी देखो तुम लोग इसको, ये देखो ये जो चीज मैंने अभी बताने की कोशिश की है ना, शेवॉन सेल्स तुम्हारे एक्सॉन के शीथ में पाए जाएंगे, है ना। माइलिन शीथ जो इस चीज को कवर कर रखे ताकि ब्रेक ना हो। एक्सॉन टर्मिनल जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं साइनापेस के थ्रू आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। न्यूक्लियस मतलब है ना, न्यूक्लियस मतलब कि जो तुम्हारा न्यूक्लियस के अंदर का जो पार्ट है, याद है कि नहीं सेल के अंदर मैंने तुम्हें पढ़ाया था, याद है ना। हाँ तुम्हारे सेल न्यूक्लियस के अंदर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होता है ना। तो अगर मान लो कि इसमें मेम्ब्रेन से कवर होगी तो न्यूक्लियस हो गया, डेंड्राइट्स हो गया, ये सारे हो गए। एक्सॉन हिलॉक हो गया जहां से तुम्हारा एक्सॉन बनना स्टार्ट हो जाता है, तो ये चीज है। तो अभी ये देखो ये क्या है, अगर तुम इसको देखो, इसको सिग्नल मिला न्यूरॉन्स के थ्रू कि भाई हीट है, ये ब्रेन के पास गया, ब्रेन ने स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज किया, फिर स्पाइनल कॉर्ड तुम्हारे बेसिकली फंक्शन पे आई मोटर न्यूरॉन के पास, और जैसे मोटर न्यूरॉन के पास है, मोटर न्यूरॉन ने बोला कि भाई अपना हाथ कॉन्ट्रैक्ट करो, ये चीज है। तो ये देखो है ना, अभी अगर मैंने बोला था कि भैया जो आपका मतलब क्या कहते हैं, जो सिग्नल होते हैं जो आपके मतलब डेंड्राइट से जो एक्सॉन में जा रहे हैं, उसके बीच में साइनापेस आता है, मतलब कि टच में नहीं रहते, एक दूसरे से जाते तो हैं लेकिन उनके बीच में स्पेस होता है, तो उनको हम लोग साइनापेस बोलते हैं। तो ये देखो, इसको ध्यान से देखो, है ना, बीच में स्पेस है, और इस स्पेस से भी मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स आर पार जाते हैं। तो अगर जैसे तुमसे कोई बोल देना कि भाई मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे न्यूरॉन आपस में टच में रहते हैं, तो बोल देना नहीं रहते। एक्सॉन टर्मिनल और तुम्हारे डेंड्राइट के बीच में एक स्पेस होता है जिसको साइनापेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनापेस बोलते हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस भैया। आ गया ना। तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से फंक्शन कर रहा है, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे। एक 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 मतलब एक्सॉन से दूसरे मतलब क्या कहते हैं सोमा सेल में गया, तो इस तरीके से इस तरह से फंक्शन कर रहा है, लेकिन इनके बीच में एक छोटा सा स्पेस है, माइन्यूट सा स्पेस है, और उस स्पेस को क्या बोल रहे हैं हम लोग? क्या बोल रहे हो उसको? साइनापेस बोल रहे हैं, ठीक है, मुझे मालूम है नहीं समझ में आया। तो ये देखो इसको साइनापेटिक भी बोल देते हैं ना, साइनापेटिक नोब्स, जहां से तुम्हारे मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सॉन टर्मिनल को तुम लोग एक्सॉन एंडिंग भी बोल सकते हो। ये तुम्हारा क्या है? निसल ग्रैन्यूल, जहां तुम्हारा जिसके अंदर तुम्हारा न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ये चीज है। और ये जो तुम्हारा पार्ट हो गया तुम्हारा क्या हो गया? ये तुम्हारा हो गया साइटोप्लाज्म हो गया। इसी के अंदर तुम देखो तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारा ये इधर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है, ये चीज हो गया, है ना। और एक ब्रांच निकली, जिस एक ब्रांच का क्या नाम रख दिया हमने? उसका नाम डेंड्राइट रख दिया। इस पूरे बॉडी को हमने क्या बोला? सेल बॉडी बोला या तो सोमा सेल बोला। और इसी के ऊपर तुम्हारे ये जो तुम्हारे अंदर जा रहा है ये तुम्हारा एक्सॉन है ना। लेकिन इसको जो कवर करके रखा है इसको क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ बोलते हैं, ताकि ब्रेक ना हो। और ये जहां तुम्हारे इंटरकनेक्टेड होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नोड्स बोलते हैं। तो मुझे बताओ किसी को भी कोई दिक्कत है? किसी को भी नहीं कोई भैया दिक्कत? अभी तक नहीं है। पक्का? नहीं भैया। दिव्यांशु नहीं भैया। नहीं है, क्लास नहीं है ना? अभिषेक है भैया। है, दिक्कत है? नहीं भैया दिक्कत नहीं, दिव्यांशु क्लास में ही है। अच्छा, दिव्यांशु क्लास में नहीं है। नहीं है, दिव्यांशु क्लास में। है ओके, नहीं, क्लास नो में है प्रॉब्लम, मैं तो उससे कोई पूछ रहा कि समझ में आया कि नहीं आया उसे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखो, ये देखो ये असली में होता है, ये क्या होता है? ये असली में तुम्हारा ब्रेन है, ठीक है। ये तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड है, और इसी से काफी सारी तुम्हारी नर्व्स निकल के जा रही हैं, और इसी को बोलते हैं हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? एनाटॉमी बोल देते हैं। समझ में आ गया, है ना। तो अगर जैसे अच्छा तुम्हारा ये, भैया। अगर मैं पूछूं कि ये तुम्हारा एनाटॉमिक है, तो ये एनाटॉमी किस चीज का है, तो तुम क्या बोलोगे? एनाटॉमी ऑफ नर्वस सिस्टम, ये चीज है। तो अगर जैसे मान लो कि है ना, कभी भी किसी भी टिश्यूज को काटते हैं ताकि हम लोग उसका रिपेयरमेंट कर सके, तो वो चीज हो गया। अभी देखो मैं तुमको ब्रेन के अंदर दिखाता हूँ, ये तुम्हारे क्लास 10 तक के मैंने बच्चों को नहीं दिखाया। ये देखो कैसे न्यूरॉन्स फॉर्म होते हैं, कैसे क्या चीज होते हैं, कैसे वो ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, ये सारी चीजें। देखो ये धीरे धीरे जब जूम कर रहा हूँ ना, ये क्या है? सारे तुम्हारे न्यूरॉन्स है, दिख रहा है ना। डेंड्राइट्स तुमको दिख रहे हैं, डेंड्राइट्स के बगल से तुमको ब्रांचेस तुमको दिख रही हैं। हो सकता है कि एक तुम्हारे न्यूरॉन्स के अंदर दो दो ब्रांचेस भी हो रखी हो, है ना, ये चीज है। तो उसको ध्यान से देखो। और ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो इस तरीके से जो तुम्हारे डॉट 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 है, ये सारे तुम्हारे क्या है? ये तुम्हारे माइलिन शीट्स हैं। समझ में आ रहा है? ये सब क्या है तुम्हारे? ये तुम्हारे माइलिन शीट्स है। और ये देखो ये तुम्हारे न्यूक्लियस है, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा न्यूक्लियस है। इसके पास तुम्हारा मतलब क्या हो रखा है? ये तुम्हारा, ये सारे तुम्हारे इसी में कहीं माइटोकॉन्ड्रिया होगा, कहीं ये सारी चीजें होंगी। तो इस तरीके से तुम्हारे ये ब्रेन के अंदर पाया जा रहा है। लिटरली ये तुम्हारा ब्रेन सेल्स का ये पार्ट है, ये चीज, और ये रियल ब्रेन का पार्ट है असल का।
बताओ मुझे, समझ में आया कि नहीं आया? यस भैया। आ गया? आया। सबको आ गया? चलो ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, सब कोई इतना इतना मतलब अगर इतना ही समझ में आया, तो फिर आप मुझे मतलब क्या कहते हैं इसके एक एक मतलब क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस बताओ मुझे। इंपॉर्टेंस मतलब कि भैया टिश्यूज के फिर तुमको क्या क्या इंपॉर्टेंस समझ में आते हैं। जैसे मान लो कि मैं आनंद तुमसे पूछता हूँ, कोई एक इंपॉर्टेंस बताओ कि टिश्यूज का तुमको क्या एक इंपॉर्टेंट समझ में आया, इंपॉर्टेंस। टिश्यू का। हाँ टिश्यूज का बताओ। टिश्यू टाइम का अप। एक इम्पोर्ट। यश बताओ, कोई भी एक। आपका टिश्यू का क्या? टिश्यूज जो तुम्हारे इतनी इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर रहे हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस बता दो मुझे, है ना। भैया अगर हम लोग एक ही टाइप के सब टिश्यूज रखेंगे तो मतलब वो ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं। इसका मतलब कि डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर में काम आ रहे। वेरी गुड, आ जाओ। कुलदीप तुम बताओ कोई भी एक इंपॉर्टेंस टिश्यूज का। Yeah, different cells performing different functions. हाँ वेरी गुड, ये चीज हो गया। या फिर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइज होते हैं। ऑर्गेनाइज होते हैं, जब ऑर्गेनाइज होते हैं तो फिर जिसकी वजह से ये एक अपना अलग ऑर्गन सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं। वेरी गुड। दिव्यांशु ब्रो तुम बताओ। सेम बोल सकते हैं भाई, डिवीजन ऑफ लेबर से तुम्हारा रिलेटेड कि तुम्हारा वर्कलोड भी क्या हो जा रहा है, वो तुम्हारा कम हो जा रहा है। तो ये चीज हो गया। एफिशिएंसी बढ़ रही है, मतलब कि सेम है। अगर मैं बात करता हूँ तो कुल मिला के ह्यूमन बॉडी में जो हमारी मदद कर रहा है वो टिश्यूज की वजह से हो रहा है। वो सारी चीजें हम लोग उस चीज पे इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मान लो कि तुम अगर जैसे दिव्यांशु तुम कौन सा स्पोर्ट खेलते हो? क्रिकेट। क्रिकेट खेलते हो? ठीक है, तो जैसे मान लो कि तुम क्रिकेट खेलते हो, जैसे बॉल को बैट बैट से बॉल को किक करते हो और तुम्हारे 4 रन की तरफ जा रही होती, जा नहीं पाती, तो तुम क्या करने लगते हो? रन करने लगते हो। और जैसे ही तुम रन करते हो तो तुम क्या करते हो? तुम ब्रीथ करना स्टार्ट करते हो, तेज तेज ब्रीथ स्टार्ट करने लगते हो, है ना। क्यों करने लगते हो? कोई रीजन होगा इसके पीछे की नहीं है, बताओ। जैसे मान लो कि तुम दौड़ रहे हो, दौड़ते दौड़ते तुम्हारी सांस क्यों फूलने लगती है? ऐसा कोई रीजन है ना, क्यों? क्योंकि तुम्हारे मसल सेल्स को मतलब क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन करना है। मसल सेल्स को रेस्पिरेशन करना है कि ताकि वो तुम्हारा एनर्जी में फूड को कन्वर्ट कर सके, एटीपी एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। अभी इन सारी चीजों के बारे में तुम लोग को बताया करूंगा, है ना, बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो जो हमारे जैसे हम कभी भी दौड़ते हैं, कहीं भी चीज दौड़ते हैं, तो जहां जहां तुम्हारे सेल्स होते हैं, सेल तुम्हारा रेस्पिरेशन करते हैं। और जब वो तुम्हारा रेस्पिरेशन करते हैं तब उनको चाहिए होता है ऑक्सीजन, चाहिए होता है। और जब हम कभी दौड़ते हैं तो तब हमें और ज्यादा एनर्जी चाहिए, और जब हमें और ज्यादा एनर्जी चाहिए तब हमें और ज्यादा सेल मतलब क्या कहते हैं, और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन हमें कहाँ मिलेगी? जब हम तेज तेज ब्रीथिंग करेंगे। और तेज तेज ब्रीथिंग करने से फायदा क्या होगा कि जो हमारा हार्ट है, हार्ट भी बहुत तेज तेज पंप करेगा। पंप क्यों करेगा? कि ताकि वो ब्लड को बड़े ही आसानी से मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे इस सेल तक पहुंचा सके, और फिर ताकि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एक तुम्हारा एरोबिक रेस्पिरेशन हो सके, जिसकी वजह से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं न्यूट्रिशन, तुम्हारा मतलब एनर्जी बन सके, एटीपी मॉलिक्यूल्स बन सके, और वो एटीपी मॉलिक्यूल्स तुम लोग एनर्जी के फॉर्म में यूटिलाइज कर सको। तो एक ब्रीथिंग ने तुम्हारा एक मसल सेल्स को हर्ट ना हो उसके लिए मदद किया, उसकी एफिशिएंसी प्रोवाइड की, है ना। एक डिवीजन ऑफ लेबर को घटाने की कोशिश की ताकि वर्कलोड कम हो सके, है ना। तो ये सब क्या चीजें, ये तुम्हारे कहीं ना कहीं तुम्हारे टिश्यूज की इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है कि तुम्हारे टिश्यूज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देते हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। आ गया ना। चलो वेरी गुड, है ना। यही चीज मैं तुम लोग को बताने की कोशिश कर रहा था, और देखो तुम लोगों ने भी एकदम सही है, सही आंसर बताया कि भैया जो टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से डिवीजन ऑफ लेबर हमको देखने को मिलता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से। बाद में यही टिश्यूज ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन बनाते हैं, और फिर यही ऑर्गन हमारा ऑर्गन सिस्टम कहलाने लगते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा वर्कलोड होता है किसी भी एक इंडिविजुअल सेल में वो डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि जो तुम्हारे टिश्यूज होते हैं वो भैया काफी सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, और वो आपका वर्कलोड को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आप एकदम इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन से, आप हायर एफिशिएंसी से वर्क कर पाते हो, जिसकी वजह से ही तो तुम्हारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ज्यादा दिन तक जिंदा रहता है ना। क्योंकि मान लो कि अगर हार्ट सेल तुम्हारा मसल सेल्स वाला भी काम करने लगे, हर चीज करने लगे, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओवर ड्यू हो जाएगा, बहुत ज्यादा मेहनत करने लगेगा। ज्यादा मेहनत करेगा, डिवीजन ऑफ लेबर कर नहीं पाएगा, रिलैक्स हो नहीं पाएगा, तो वो तुम्हारा डेड हो जाएगा। तभी तो तुमने देखा है ज्यादा जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा हार्ट भी कमजोर होता जाता है, उतना अच्छे से पंप नहीं कर पाता। और जब पंप नहीं कर पाएगा तो तुम्हारे ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगी, और जब तुम्हारे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तभी तो तुम तेज नहीं दौड़ पाओगे। बूढ़े लोग धीमे धीमे क्यों दौड़ते हैं? इसी वजह से दौड़ते हैं ना, क्योंकि उस समय जो उनका डिवीजन ऑफ लेबर हो रखा होता है वो उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है। अगर डिवीजन ऑफ लेबर अच्छे से परफॉर्म कर ले, उनके सेल परफॉर्म कर ले, तो वो अजय अमर हो जाएंगे। ये चीजें है ना। तो एग्जाम्पल में जैसे इसको देखो, इसका नाम बता सकते हो कौन है?
तो बताओ। भैया ये वो इसने स्पीड से वर्सेस किया था, क्या नाम हाँ था? हाँ, ये वाले हो। हार गया तुम था। बताओ, दिव्यांशु तुम बताओ। सर इसका नाम एस्टन हॉल है और ये कहते हैं एक इन्फ्लुएंसर है। वेरी गुड। है ये तुम्हारा एस्टन हॉल है, तुम्हारा इसने मतलब वाटर का एकदम बहुत बढ़िया गया था। तो अभी देखो, जैसे मान लो कि तुम्हारा एक्सरसाइज कर रहा है, जिम में एक्सरसाइज कर रहा है, और तुम देख रहे हो इसकी सांस देख रहे हो ना, ब्रीथिंग इसकी स्ट्रांग हो रही है और तेज हो रही है और तेज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इसके मसल सेल्स में ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर मसल सेल्स में ऑक्सीजन नहीं आएगा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, अनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और अगर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया तो फिर भाई आएंगे तुमको क्रैम्प्स, और अगर क्रैम्प्स आ गए तो फिर तुमको होगा कस के दर्द हो। अगर तुम्हें कस के दर्द हुआ तो फिर उसके बाद फिर तुमको करना पड़ेगा वाटर बाथ, वो भी हॉट वाटर बाथ। तो ये चीज है ना। तो तुम देख रहे हो ना, एक एथलीट तुम्हारा फ्रीक्वेंटली ब्रीथ कर रहा है कि ताकि उसके जो मसल्स हैं वो तुम्हारी हर्ट ना हो। क्यों? मसल्स हर्ट ना हो, उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन ना हो, rather देन तुम्हारा एरोबिक रेस्पिरेशन हो। ये चीज हो ताकि वो ऑक्सीजन को विद द हेल्प ऑफ ब्लड, विद द हेल्प ऑफ तुम्हारा हर्ट, विद द हेल्प ऑफ ब्रीथिंग बहुत ही अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया पक्का? हाँ भैया। हाँ भैया। चल अच्छा ठीक है, फिर आजा अभिषेक, इसका आंसर बता जल्दी। What is tissue? Option C. A group of cells similar in structure that work together to perform a particular function. यस, इसका आंसर बेटा। Yes. All cells of a tissue have a common Structure. भैया ऑप्शन सी फंक्शन। फंक्शन। अच्छा। अच्छा मुझे बता, मसल सेल्स और नर्व सेल्स एक काम करते हैं? एक ही काम है उनका? नर्व भैया सेल्स और ब्लड सेल का एक ही काम है? एक ही फंक्शन होता है? नहीं। फंक्शन अलग अलग हो नहीं, सॉरी, अगर जैसे मान लो कि हाँ क्वेश्चन बोला है किसी भी एक टिश्यू के सारे सेल का कॉमन चीजें क्या होंगी? फंक्शन हो सकते हैं, जरूरी भी ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि उसके फंक्शन जरूरी ना हो, लेकिन वो Origin. कलेक्टिवली काम कर रहे हैं। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि तुम्हारे ब्लड में, तुम्हारा ब्लड जो है तुम्हारा एक तरीके से फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं कि नहीं बोलते, बताओ? हाँ भैया। बोलते हैं ना। लेकिन अगर मैं इसी ब्लड को कैटेगराइज करने की कोशिश करूं तो इसमें एक को बोला जाता है प्लाज्मा बोला जाता है, और एक को बोला जाता है तुम्हारा रेड ब्लड सेल बोला जाता है। इसी रेड ब्लड सेल के अंदर तुम्हारा व्हाइट ब्लड सेल्स आता है ना। इसी रेड ब्लड के सेल अंदर तुम्हारा प्लेटलेट्स भी आ जाती है, ये सारी चीजें आ जाती है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि भाई तुम्हारा जो ब्लड है वो ब्लड तुम्हारा प्लाज्मा अलग काम कर रहा है, आरबीसी अलग काम कर रही है, डब्ल्यूबीसी अलग काम कर रही है, प्लेटलेट अलग काम कर रही है। तो अब डब्ल्यूबीसी आरबीसी क्या सेम फंक्शन कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सेम फंक्शन नहीं कर रही। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या इनका सेम ओरिजिन हो सकता है जहां से तुम्हारे सारे सेल निकले, जिसकी वजह से ब्लड, ऐसा हमने टिश्यू बोला है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, सेम ओरिजिन हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये जितनी भी चीजें तुम्हारे बोन मैरो से होकर निकलती हैं। समझ में आ रहा भैया है ना? हाँ बोलो। Origin. भैया ओरिजिन कैसे सेम हो सकता है? ओरिजिन सेम होता है। अच्छा मुझे बताओ, एक टिश्यू के अंदर जितने भी सारे सेल हैं, हो सकता है कि जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे एक जैसा फंक्शन करे। जैसे सिंपल सी बात है। अब मुझे बताओ आरबीसी का काम क्या होता है, मुझे बताओ आरबीसी का, तुम लोग मुझे बताओ आरबीसी का काम क्या होता है? ब्लड को तुम्हारा फूड को मतलब क्या और कहते जो हो, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी हाँ वेरी गुड, ट्रांसपोर्ट करना। करना। मैं बोल रहा हूँ डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, बता मुझे। भैया वो जो भैया बॉडी में जो WBC मतलब बैक्टीरिया एक्टीरिया आ जाते हैं जो अदर वेरी गुड, है ना, blood बैक्टीरियाज को किल blood करना, जम्स को कम करना, इनगल्फ करना। अब मुझे बता, क्या इन दोनों के सेम फंक्शन है? नहीं भैया। नहीं, सेम फंक्शन नहीं है। लेकिन ये भी तो ब्लड ही के सेल है, ब्लड के सेल नहीं है सब? हाँ भैया है तो देखिए हाँ फिर तो इनका फिर ओरिजिन। क्या करो तुम, एक मिनट अपना माइक के पास बोलो। भैया तो इनका ओरिजिन कैसे सेम हो सकता है? ओरिजिन सेम होता है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी तुम्हारे उससे निकलते हैं, तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं बोन मैरो से निकलते हैं। तो ओरिजिन सेम होता है, एक ही जगह से बनते हैं, लेकिन बाद में फिर जाके तुम्हारा दूसरा काम करने लगते हैं। समझ में आ भैया रहा है? मतलब मेरे को ओरिजिन का मतलब लगा उसका सेंटर पॉइंट। नहीं, सेंटर पॉइंट नहीं, वो चीज है जहां से ये बनते हैं। मतलब कि टिश्यूज के अंदर जितने भी टाइप के सेल हैं, हो सकता है कि मतलब उनका फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, है ना। आरबीसी डब्ल्यूबीसी के स्ट्रक्चर भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनकी ओरिजिन जो होती है वो हमेशा सेम होती है। ये चीज है। जैसे हमने न्यूरॉन के केस में क्या पढ़ा था, बताओ मुझे, न्यूरॉन के केस में याद है? भैया न्यूरॉन के केस न्यूरॉन में का सबका मतलब स्पाइनल एक्टोडर्म, कॉर्ड में अलग होता है उसमें अलग एक्टोडर्म होता क्या नाम था उसका? एक्टोडर्म है। है। एक्टोडर्म की वजह से तुम्हारे न्यूरॉन सेल सारे बने, ये चीज है ना? अभी अगर मैं बात करूं न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम तुम्हारा पूरा टिश्यू कहलाया जाता है।
अब नर्वस सिस्टम वही टिश्यू तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा एक स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम बना रहा है, लेकिन क्या ब्रेन के साथ क्या केवल ब्रेन में केवल तुम्हारा वही पाया जा रहा है और कुछ नहीं पाया जा रहा है, और भी चीजें पाई जाती है ना। तो जिसको क्रैम्बियम बोलते हैं, ये सब बोलते हैं, तो अभी उनके बारे में भी पढ़ेंगे, उसको दिक्कत मत लो। ये चीज है। अब इसका आंसर बता दो, तुम ही बताओ यश। In nervous tissue, what part of a neuron is responsible for receiving messages? भैया the dendrites. हाँ वेरी गुड, डेंड्राइट्स को बोलते हैं द रिसीविंग पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम टू रिसीव द मैसेजेस। ये चीज हो गया। चलो अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु। The human nervous system is composed of which type of cells? भैया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वेरी गुड। आ जाओ कुलदीप, इसका आंसर बताओ ब्रो। From which general layer do all neurons of nervous tissue originate? Yeah, B. क्या होगा? C. सी नहीं, ए होगा, एक्टोडर्म। कोई बात नहीं, अगर याद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, है ना, इतना ज्यादा डीपली वैसे नहीं आएगा, लेकिन अगर कल को अगर तुम लोग 11th में 12th में वो सब लेते हो ना, बायो वगैरह करते हो, कंपटीशन की तैयारी करोगे, तो कहीं ना कहीं वहां क्वेश्चन आ जाते हैं। इस वजह से थोड़ा डीप डीप पढ़ो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आ जाओ अनंत, बताओ बेटा इसका आंसर। How do tissue contribute to the function of multicellular organism? They decrease. Oh, they bring about a division of labors. दे ब्रिंग अबाउट द डिवीजन ऑफ लेबर। बाकी अगर तुम और भी आंसर देखोगे ना, तो वो बोला है कि वर्कलोड को बढ़ा देगा, सर्वाइवल रेट को कम कर देगा, ऑर्गन का फॉर्मेशन रोक देगा। नहीं, वो क्या करेगा, डिवीजन ऑफ लेबर को बढ़ा देगा। अभिषेक, इसका आंसर बताओ बेटा। What is the correct organization in multicellular organisms starting from tissue? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए। ऑप्शन है ना, टिश्यू क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे, और फिर वही ऑर्गन जब ऑर्गन सारे एक तरीके से काम करेंगे। जैसे मान लो कि एक टिश्यू ने तुम्हारा मतलब क्या बनाया, तुम्हारा एक टिश्यू ने स्पाइनल कॉर्ड बनाया, एक टिश्यू ने तुम्हारा क्या बनाया, एक टिश्यू ने तुम्हारा ब्रेन बनाया, एक टिश्यू ने क्या बनाया, नर्व्स बनाया। और जब तीनों कलेक्टिवली एक ही जैसा काम कर रहे हैं, तो हमने उसको क्या बोल दिया, ऑर्गन सिस्टम बोल दिया, जिसको हमने क्या बोल दिया, नर्वस सिस्टम बोल दिया। तो अब तुम लोग को समझ में आया ना कि मैं क्या समझाना चाह रहा था अभी तक ना, ये वो चीज है। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। दिव्यांश तुम बताओ। According to text, which one of the main benefits of the formation of tissue? Sir, option C. ऑप्शन सी, वेरी गुड, है ना, इट लीड टू इम्प्रूव द ऑर्गेनाइजेशन एंड हायर एफिशिएंसी। वेरी गुड। आंसर भी पढ़ा करो, आंसर पढ़ोगे ना तो धीरे धीरे रट जाएगा, क्योंकि सारे बहुत सारे क्वेश्चन सेम आते हैं। ये चीज है। यश, इसका आंसर पढ़ो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ो। How does the formation of tissues affect the workload of individual cells? इंडिविजुअल सेल्स पे टिश्यूज तुम्हारा वर्कलोड पे क्या इफेक्ट डालते हैं, कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं करते, या फिर फ्लक्चुएट कर देते हैं? हाँ, वर्कलोड को डिक्रीज कर देते हैं। हाँ डिक्रीज कर देते हैं ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। आ जाओ कुलदीप बेटा, इसका आंसर बताओ। In an athlete, which two types of tissue work together to transport oxygen to the muscles during exercise? क्या होगा इसका आंसर? C. क्या होगा? पढ़ भाई, Baby. आंसर पढ़। Muscle and blood tissue. हाँ, मसल्स एंड ब्लड टिश्यू, जिसकी वजह से जो तुम्हारा एथलीट है एक्सरसाइज भी कर पा रहा है, ये चीज है। तो अच्छा, तुम लोग को कभी ये डाउट नहीं आया कि भैया जब टिश्यू है, सेम सेम फंक्शन कर रहे हैं, सेम खाना बना रहे हैं, सेम उस तरीके से वो चीजें कर रहे हैं, जैसे पानी पीने के लिए हमारे न्यूरॉन्स हो गए, ठीक वैसे हो गए, तो फिर मतलब प्लांट और आपकी जो एनिमल है, उनके मतलब क्या कहते हैं, टिश्यूज इतने डिफरेंट क्यों है? कभी मन में क्वेश्चन आया कि मतलब सेम फंक्शन वो भी कर रहे हैं, सेम फंक्शन हम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे इनके बीच में इतना टिश्यूज में इतना डिफरेंट क्यों है, इतना डिफरेंट, ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है? कोई लॉजिकल आंसर दे सकता है कोई भी अपने हिसाब से, जो भी मन में आ रहा हो? नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, प्लांट और जो एनिमल है, ये तुम्हारे लिविंग थिंग्स माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? तुम्हारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स माने जाते हैं, या तुम्हारा लिविंग थिंग्स माने जाते हैं। और अगर मान लो कि मैं प्लांट की बात करता हूँ, तो मैं प्लांट को बोलता हूँ ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और तुम्हारा ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन।
कि मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद से न्यूट्रिशन बनाता है, मतलब कि सेल्फ फूड बनाता है, खुद से फूड बनाता है। तो जो इस तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज्यादातर कैसे होते हैं, स्टेशनरी होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो कि अगर मैं तुमसे बोलता हूँ जाओ जाके किचन में खाना बनाओ, तो ऐसा होता है क्या कि तुम किचन में खाना बनाते बनाते तुम मतलब बेडरूम में आ गए, बेडरूम में जाने के बाद तुम बाथरूम में आ गए, या फिर वैसे हो गए। ठीक ऐसे प्लांट है, अगर प्लांट के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो खुद से खाना बना सकता है, तो फिर वो इधर उधर क्यों भटकेगा? वो अपने आप को स्टेशनरी रखने की कोशिश करेगा, वो अपने आप को मूव नहीं करेगा, वो अपने आप को एक तरीके से फिक्स्ड ऑर्गेनिज्म कर लेगा। और जब इस तरीके से फिक्स्ड ऑर्गेनिज्म कर लेगा, क्यों? क्योंकि वो उसको अपने फूड के लिए जाने के लिए सर्च नहीं करना पड़ेगा, इधर से उधर घूमना नहीं पड़ेगा कि भाई मेरे को यहाँ से खाना मिलेगा, उसको वहां से खाना मिलेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि उसका जो खाना है, जो वो खाना एनर्जी जो बना रहा है, वो मतलब उसको इतनी मच नीडेड एनर्जी हो जाएगी कि ताकि वो अपने प्लांट टिश्यूज को वो सपोर्ट कर सके, ये सारी चीजें कर सके, जिसकी वजह से वो अपना स्ट्रक्चरल ग्रोथ कर सकता है, ये सारी चीजें कर सकता है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि मैंने बोला देखो प्लांट है, प्लांट तुम्हारा सेल्फ न्यूट्रिशन करता है, खुद से खाना बनाता है, ऑटोट्रॉपिक करता है। और कैसे बनाता है? तुम्हारा थ्रो फोटोसिंथेसिस खाना बनाने की कोशिश करता है। और अगर मैं जैसे तुमसे ये बोल रहा हूँ कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपने आप को फिक्स करने की कोशिश करता है, स्टेशनरी करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसको खाना जाने के लिए इधर उधर भागना न पड़े, ये सब करना पड़े। और मुझे बताओ, जितना कम मूवमेंट होता है उतना ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, या जितना ज्यादा मूवमेंट होता है उतनी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? बताओ किस केस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है? जितना ज्यादा मूवमेंट। हाँ, जितना ज्यादा मूवमेंट करेगा। और जब प्लांट ने अपने लिए अपने आप को स्टेशनरी कर लिया, फिक्स्ड कर लिया इस बेसिस पे कि भाई मैं तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद से ही खाना बना लेता हूँ, तो मुझे बताओ फिर उसकी एनर्जी की डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी कम होगी? कम। कम होगी ना। तो ज्यादा ये जो तुम्हारी जो उसकी एनर्जी की डिमांड है, ये अपनी एनर्जी की डिमांड तुम्हारा फुली यूटिलाइज कर लेता है, लगभग लगभग जितना उसको यूटिलाइज करना होता है बाकी ये यूटिलाइज कर लेता है। और बाकी जो काम करता है ये अपने स्ट्रक्चर को मतलब क्या कहते हैं, हार्ड करने की कोशिश करता है कि इसका जो स्ट्रक्चर हो काफी हार्ड हो, ताकि टूटे ना, ताकि स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मिल सके, ये सारी चीजें हो सके। और इस बेसिस पे अगर मैं तो उसके टिश्यूज की बात करूंगा, तो तुमको पढ़ने को मिलेगा, जाइलम के बारे में बताया जाएगा, वही फॉइलम्स के बारे में बताया जाएगा। तुम्हारा मान लो कि तुम्हारा ये तुम्हारा स्क्लेरन काइमा हो गया, स्क्लेरन काइमा हो गया, तुम्हारा कॉर्क हो गया। अच्छा मुझे कोई बता सकता है कि मैंने जाइलम, फॉइलम, स्क्लेरन काइमा और कॉर्क का एग्जांपल क्यों दिया? और भी तो तुम्हारे हो सकते थे, है ना? तुम्हारा कॉलन काइमा भी हो सकता था, पैरन काइमा भी हो सकता था। हाँ बताओ। भैया जाइलम, जाइलम और फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है। हम्म। और क्लेरेंस काइमा और भैया ये कॉर्क, हाँ कॉर्क, अब मेरी बात सुनो, ये जाइलम, हाइड्रोलिक फॉइलम, स्क्लेरन काइमा, ये कॉर्क, ये जितने भी सेल्स हैं इनमें जो तुम्हारा प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म मतलब समझते हो ना, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोप्लाज्म, वो तुम्हारा कैसा होता है, डेड होता है। और जब मुझे बताओ ये जब डेड होगा तो ये कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा ना। तभी तुमने देखा होगा कि जो उसका स्क्लेरन कायम होता है, जैसे कोकोनट का तुम्हारा, कोकोनट को जब तुम तोड़ते हो तो उसके ऊपर की काफी थिक होती लेयर होती है, ठीक ऐसे जाइलम वेसल्स जो होता है वो भी काफी अपने आप को थिक करने की कोशिश करता है। फॉइलम वेसल्स में कुछ तुम्हारे वो होते हैं जो तुम्हारे बेसिकली मतलब क्या कहते हैं, कुछ होते हैं जो तुम्हारे बेसिकली लिविंग्स होते हैं, उसमें कुछ प्रोटोप्लाज्म, अदरवाइज वो भी नहीं होते। अगर उनके पास अगर कैम्बियम सेल ना हो तो वही तुम्हारे डेड कहलाए, कॉर भी तुम्हारा डेड है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इतने मेन मेन तुम्हारे जो टिश्यूज है, जाइलम, फॉइलम, स्क्लेरन कायमा, कोइलम, ये सारे तुम्हारे डेड हो रखे हैं। क्यों डेड हो रखे हैं? क्योंकि भाई इसको इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है नहीं, इस वजह से अपने आप को हार्ड कर रहा है, अपने स्ट्रक्चर को क्या करने की कोशिश कर रहा है, एकदम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर उसी जगह मैं एनिमल की बात करता हूँ, तो एनिमल तो तुम्हारा हेट्रोट्रोपिक्स होता है। कैसा होता है तुम्हारा? हेट्रोट्रोपिक्स। और हेट्रोट्रोपिक्स का मतलब क्या होता है? हेट्रो वर्ड का मतलब होता है अदर, और ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन, की मतलब न्यूट्रिशन टेक्स फ्रॉम अदर, की मतलब ये दूसरे से खाना बनाने की कोशिश करते हैं। और इस कंपोजिशन, इस फूड बिहेवियर में एनिमल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सैप्रोफाइट, पैरासिटिक, तुम्हारा होलोजोइक। हम लोग होलोजोइक कंडीशंस पे आते हैं, तो हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, फूड को लेने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमको सर्च करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। अब मुझे बताओ, अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, मैं मूव कर पा रहा हूँ, ये सब कर पा रहा हूँ, तो मुझे एनर्जी की जरूरत होगी कि नहीं होगी? बताओ मुझे। हाँ काफी भैया एनर्जी की ज्यादा जरूरत होगी। होगी। और जब मेरे एनर्जी की जरूरत होगी, तो तुम मुझे बताओ मैं क्या चाहूंगा कि जो मेरे टिश्यूज हो, उन टिश्यूज में जो प्रोटोप्लाज्म हो वो लिविंग हो या फिर डेड हो? बताओ मुझे। लिविंग।
लिविंग हो ना, तो तुम्हारे जितने भी तुम्हारे जो ह्यूमन फिगर में जितने भी तुम्हारे प्रोटोप्लास्ट पाए जाते हैं, जितने भी टिश्यूज के जितने भी सेल्स होते हैं, उन सारे सेल्स में तुम्हारा जो प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है वो सारे तुम्हारे लिविंग्स होते हैं। कैसे होते हैं? लिविंग प्रोटोप्लास्ट होता है, उसमें कुछ ना कुछ तुम्हारी लाइफ साइकिल चल रही होती है, कहीं ना कहीं तुम्हारी मूवमेंट चल रही होती है। ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले ये जो मैंने एक छोटा सा डिफरेंस बताने की समझाने की कोशिश की एकदम हल्की सी, बताओ मुझे पहले इतना आया? भैया आ गया ना? हाँ भैया। तो ये चीज है। अब देखो टिश्यूज को ना, टिश्यूज के अगर जैसे मान लो कि मैं प्लांट की जो टिश्यूज मैंने अभी तुमको डिवाइड करने की कोशिश की है, उनके स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिवाइड करने की कोशिश की है, हम लोग इसको फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं। और फर्दर किस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं? उनके लाइफ के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। लाइफ के बेसिस पे कैसे? कि वो मतलब कितना, वो जो उनकी जो उनके सेल है वो कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब कि उनका ग्रोथ कैसा है, वो कैसा रिप्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को, कि वो तुम्हारा फास्ट है कि तुम्हारा स्लो है। अगर मान लो कि वो फास्ट हो रखा है, वो काफी चीजें हो रखी है, तो इस तरीके के जो तुम्हारे सेल कहलाए जाएंगे, जो तुम्हारा टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं प्लांट में। तो मुझे बताओ इस तरीके के टिश्यू प्लांट को क्या बोला जाता है? प्लांट में जो फास्ट ग्रोथ कर रहा है, जो अपने आप ग्रोथ का कारण बन रहे हैं, रिप्रोड्यूस का कारण बन रहा है, जो अपने आप को ग्रोथ कर रिप्रोड्यूस करके ग्रोथ बढ़ा रहा है। बताओ, बता सकता है कोई भैया मुझे? मेरिस्टेटिक टिश्यू। हाँ वेरी गुड। कौन सा होता है तुम्हारा? मैरिस्मेटिक होता है ना? वेरी गुड। अभी ये चीज हो गया, मैरिस्मेटिक हो गया। और अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि वो काफी स्लो रखे हैं, जिसकी वजह से उनका जो कंपोजिशन हो रखा है वो हार्ड हो रखा है, तो इस बेसिस पे हम लोग प्लांट की कैपेसिटीज को कैसे डिवाइड कर सके? दूसरा नाम क्या है उसका? भैया परमानेंट टिश्यू। वेरी गुड, परमानेंट टिश्यू। तो ये तुम्हारा मैरिस्मेटिक, परमानेंट टिश्यूज, ये तुम्हारे डिवाइडिंग कैपेसिटीज पे बेस्ड हो रखे हैं कि अपने आप को कितना डिवाइड कर पा रहे हैं, और जितना ज्यादा डिवाइड कर पाएंगे उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी, है ना? जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा था कि तुम्हारा वो एक स्कार्सिस बारे में पढ़ा था, याद है? जिसमें हमने बोला था कि कुछ तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे कुछ मतलब जानवर होते हैं, मतलब कुछ तुम्हारे वो तुम्हारे तुम्हारे कुछ जानवर होते हैं जो बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड में पाए, वो सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते थे, जिनके जो नंबर ऑफ सेल थे वो फिक्स्ड थे, लेकिन फिर भी वो मतलब पेट से बहुत बड़े बड़े निकल रहे थे। क्यों निकल रहे थे? क्योंकि उनके सेल में ग्रोथ आ रही थी। ठीक ऐसे जैसे मान लो कि कुछ प्लांट है, प्लांट पे अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि इसके अंदर अभी तुम्हारे 100 सेल हैं, और अगर मान लो कि अभी इसके अंदर तुम्हारे 200 सेल आ जाए, तो मुझे बताओ अगर 200 सेल अगर तुम्हारे डेड नहीं है, लिविंग है, तो तुम्हारे हिसाब से क्या होगा? इसमें ग्रोथ आएगी कि नहीं आएगी? प्लांट बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो यही प्लांट तुम्हारा बड़ा हो जाएगा। तो जब कभी भी तुम्हारा मेरिस्मेटिक टिश्यू की वजह से प्लांट में डिवाइडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो तुमको प्लांट में ग्रोथ देखने को मिलता है, रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। लेकिन अगर उसी प्लांट में अगर तुम्हारे कुछ सेल्स है वो तुम्हारे परमानेंट हो रखे, जिनकी डिवाइडिंग कैपेसिटीज कैसी है? स्लो हो रखी है, तो जिसकी वजह से जो प्लांट होगा वो अपना एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ बनाने की कोशिश करेगा, मतलब कि एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करेगा, अपने आप को स्ट्रक्चर देने की कोशिश करेगा। ये चीज है। लेकिन अगर उसके कंपैरिजन में अगर मान लो कि मैं एनिमल की बात कर देता हूँ, तो एनिमल में तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक पार्ट तुम्हारा ग्रोथ करेगा और एक पार्ट तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं नहीं ग्रोथ करेगा। नहीं, अगर बॉडी ग्रोथ करती है तो कंप्लीटली ग्रो करती है। लेकिन अगर मैं तुमसे ये पूछूं, क्या वो तुम्हारे थ्रू आउट द लाइफ करती है? जब से तुम पैदा होते हो जब तक तुम मरते हो, मान लो कि अगर तुम 110 साल में मर रहे हो, बचपन में तुम पैदा रहो तब तक तुम ग्रोथ करते चले जाते हो। अगर ऐसा होता तो तुम तो मतलब क्या कहते हैं अपने घर से भी बड़े हो जाते, पेड़ जैसे हो जाते। ऐसा तो है नहीं। तो हमारी एक फिक्स्ड एज है, मेच्योरिटी के बाद हमारी एज खत्म, मतलब हमारी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेच्योरिटी तक एज में मतलब क्या कहते हैं कोई सेल तुम्हारा कम ग्रोथ करेगा, कल सेल तुम्हारा ज्यादा ग्रोथ करेगा, तो ये चीज नहीं है। फिक्स्ड ग्रोथ होती है, उनकी ग्रोथ डिफाइंड होती है, लेकिन वो हमेशा उतना ही करते हैं। लेकिन जो तुम्हारा प्लांट होते हैं वो उनके डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेसिस पे हमने प्लांट को मेरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आया? यस भैया। आ गया ना? तो अभी देखो एक जनरल चीज तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं क्या करूंगा, प्लांट टिश्यूज के बारे में बोलूंगा, ठीक है? प्लांट टिश्यूज के बारे में बोलूंगा, और उसी के कॉन्ट्रास्ट में मैं एनिमल का टिश्यूज के बारे में जानने की कोशिश करूंगा। तो मुझे हाँ या ना का केवल आंसर देना। जैसे मैंने बोला कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो टिश्यूज होते हैं वो तुम्हारे डेड सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं। कैसे होते हैं? तुम्हारे डेड सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं, और वो जो तुम्हारे सबसे ज्यादा पाए जाएंगे, वो ज्यादा अबंडेंट होंगे किसके कंपैरिजन में? तुम्हारे लिविंग सपोर्टिव टिश्यूज के कंपैरिजन में ज्यादा होंगे। लेकिन अगर मैं एनिमल के केस में बोलता हूँ, तो एनिमल के केस में जस्ट उल्टा होता है, लिविंग सपोर्टिव टिश्यूज ज्यादा होते हैं, डेड सपोर्टिव टिश्यूज कम होते हैं। ये बताओ मुझे, ये बात सही है कि गलत है? भैया सही है। सही है, वेरी गुड। और अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि प्लांट टिश्यूज में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है
लेस एनर्जी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होती है, और मैंने बोल दिया कि एनिमल टिश्यूज में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो मुझे बताओ ये बात सही है कि गलत है? सही है भैया। सही है, हाँ चलो वेरी गुड। मतलब अब मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि प्लांट के बेसिस पे हमने मेरिस्टेमेटिक परमानेंट टिश्यू के बीच में डिफरेंशिएट कर रखा है उनके डिवाइडिंग कैपेसिटीज पे, कि उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटीज कैसी, तो क्या वैसा सच डिफरेंशिएशन हमारे एनिमल टिश्यूज में है? हाँ भैया। नहीं है ना, नहीं है ना। डिवाइडिंग कैपेसिटीज ऐसा थोड़ी नहीं है कि हम मतलब क्या कहते हैं, एक ज्यादा तुम्हारा डिवाइड होगा, एक कम डिवाइड होगा। थ्रू आउट द लाइफ हम लोग इक्वली डिवाइड होने की कोशिश करते हैं, ये चीज हो गया। अब आ जाओ, अब अगर जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि एक ऐसी एक्टिविटी जिसकी वजह से जो प्लांट टिश्यू है वो कंटिन्यू ग्रोथ करता रहता है थ्रू आउट लाइफ, और वो है तुम्हारा मेरिस्मेटिक है। तो क्या मतलब मैं बोलूँ, क्या तुम्हारा क्या एनिमल टिश्यूज में ऐसा कोई वो है तुम्हारा परमानेंट टिश्यू जो तुम्हारे थ्रू आउट लाइफ तुमको मतलब क्या कहते हैं ग्रोथ देता ही रहे, हाँ या ना? नहीं भैया। नहीं है, वेरी गुड। अगर मैं बोलता हूँ कि जो प्लांट टिश्यूज हैं, वो प्लांट टिश्यूज जो होते हैं वो तुम्हारे सिंपल होते हैं, कैसे होते हैं? तुम्हारा सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जाइलम, फोइलम, स्क्लेरन, कायमा, क्रॉलन, कायमा, ये सारी चीजें। लेकिन मैं अगर एनिमल की टिश्यूज की बात करता हूँ, तो मुझे बताओ वो कॉम्प्लेक्स होते हैं या फिर सिंपल होते हैं, कैसे होते हैं? भैया कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लांट। हम लोग प्लांट के कंपैरिजन में वो सारी चीजें करने की कोशिश करें। और अगर मान लो कि मैं प्लांट का अगर हैबिटेट, अगर मैं स्टेशनरी बोल रहा हूँ कि वो स्टेशनरी फिक्स्ड है, और मैं एनिमल का बोल रहा हूँ कि वो भाई तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मूव करते रहे, तो मुझे बताओ ये बात सही है कि गलत है? सही है भैया। सही है ना? तो सही बस है। मैं यही चीज मैं तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू का ये है। लेकिन अगर सच में अगर तुम लोग केवल अगर इतना ही जानोगे ना प्लांट टिश्यू एनिमल टिश्यू के बारे में, तो तुम लोग कुछ नहीं जानते हो। और आज का टॉपिक हम लोग यहीं से खत्म करेंगे, ठीक है? लेकिन फिर उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं, फिर तुम्हारा कल से फिर प्लांट टिश्यू पढ़ाएंगे। नहीं तो अगर तुम लोग बताओ तो प्लांट टिश्यू में आज भी पढ़ा सकता हूँ। प्लांट टिश्यू का मैं आराम से तुम्हारा मैरिस्मेटिक भी क्लियर कर सकता हूँ। लेकिन अभी पहले हम लोग इसको कवर करते हैं, है ना? तो तुम ये देखो, ये क्या है? ये तुम्हारा प्लांट है। और अगर इस प्लांट को तुम देखोगे तो इसमें तुमको दिख रहा होगा कि ये तुम्हारा कॉर्क है, कैमियम जिसको बोलते हैं, कॉर्क कैमियम बोलते हैं, ये कॉर्क है ना? और ये तुम्हारे लीव्स है, ये सारी चीजें। और जितनी भी चीजें ये सब कैसी हो रखी हैं? फिक्स्ड हो रखी है ना? एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं रही है ना? इनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको ज्यादा एनर्जी चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि जितने भी तुम्हारे इसमें जो प्लांट टिश्यूज अभी तो तुमने देखा पार्ट देखो सब कैसे हैं? तुम्हारे सपोर्टिव है, जो तुमका स्ट्रक्चर ग्रोथ देने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि भैया प्लांट ऑटोट्रॉपिक इन नेचर है, वो अपना खाना खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जिसकी वजह से जो प्लांट होते हैं स्टेशनरी होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। और जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते तो उनको अपने फूड की जरूरत नहीं होती। जब वो तुम्हारे मूव नहीं करते तो उनको एनर्जी की कम जरूरत होती है, जिसकी वजह से जो प्लांट टिश्यूज होते हैं ज्यादातर सपोर्टिव होते हैं, स्ट्रक्चर ग्रोथ करते हैं, जैसे कि जाइलम, फोइलम, स्क्लेरन, काइमा, कॉर्क, ये सारे तुम्हारे डेड टिश्यूज होते हैं। इनमें तुम्हारा जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा वो तुम्हारा लिविंग नहीं होगा, ये चीज हो गया, है ना? तो अभी तुम्हारा ये तुम्हारा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसके बारे में क्लास 10 में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, उसकी तुम लोग दिक्कत मत लो। लेकिन अगर मान लो कि मैं एनिमल की केस लेता हूँ, तो ये देखो एनिमल के केस में ये तुम्हारा क्या है कि ये किंग फिशर बोलते हैं इसको, ठीक है? और किंग फिशर क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है, इधर से उधर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उसको फूड खाना है। और अगर ये फूड खा रहा है तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है? ये दूसरे दूसरे से फूड ले रहा है, जो तुम्हारा हेटरोट्रॉपिक हो गया। तो इसका मतलब है कि इसको एक जगह से मूव करना पड़ रहा है, सर्च करना पड़ रहा है अपने मेटिंग के लिए, ताकि अपना बेबी कर सके, ये चीजें शेल्टर पाने के लिए। तो अगर ये इतना ज्यादा मूव करे तो उसको और ज्यादा की एनर्जी की जरूरत है। और अब अगर और ज्यादा एनर्जी की जरूरत है तो इस केसेस में जो उसके टिश्यूज होने चाहिए लिविंग होने चाहिए, कि जो कि कैसे हो? लिविंग प्रोटोप्लाज्म बेस्ड हो, ताकि वो मतलब कहते हैं हार्ड एंड फास्ट रूल मूव कर सके, ये सारी चीजें कर सके। तो जैसे ये क्या है, मुझे बता सकते हो? ये क्या है तुम्हारा? लेपर्ड है कि चीता है, क्या है बताओ? भैया लेपर्ड है। बर्ड। सर शेफर्ड लेपर्ड है। लेपर्ड है पक्का? यस भैया। हाँ भैया। हाँ चलो ठीक है ना, ये चीज है। तो अभी देखो इसमें भी देखो ये क्या कर रहा है, ये उसकी तरफ सर्च कर रहा है, उसकी तरफ मूव कर रहा है, भाग रहा है। और तुम सोचो अगर इसके लिविंग टिश्यूज नहीं होंगे तो फिर क्या है? भाग पाएगा? नहीं भाग पाएगा, बिल्कुल नहीं भाग पाएगा, ये सारी चीजें नहीं कर पाएगा। तो ये चीज है, इसको अपने प्रे को खाना पड़ रहा है, ये सारी चीजें करना पड़ रहा है। और अच्छा अगर जैसे मान लो कि मैं हेटरोट्रॉपिक के केस में अगर मैं 3 केस में डालता हूँ उसको, सैप्रोफाइट, पैरासिटिक और मैं होलोजोई, तो मुझे बता सकते हो ये किस कंडीशन में आएगा? भैया पैरासाइट। नहीं, पैरासाइट वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं होलोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, वो सॉरी हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो तुम्हारे बॉडी के तो अंदर रहते हैं लेकिन तुमको मारते नहीं, लेकिन तुमको वीक करते रहते हैं। जैसे तुमने पेट में कीड़े लगे हुए देखे, जिसमें पेट में कीड़े रहते हैं, स्कारेसिस मैंने बताया था तुम लोग को एग्जांपल अभी, बताया ना स्कारेसिस के बारे में, याद है? हाँ भैया। स्कारेसिस वो तुम्हारे पेट के जो भी कीड़े होते हैं वो तुमको जान से नहीं मारते हैं, लेकिन तुमसे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, ये सब लेते रहते हैं, है ना? ये चीजें। या फिर तुमने जो अमरबेल का नाम सुना होगा, अमरबेल नाम सुना है तुम लोगों ने? कस्तूता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कस्तूता बोलते हैं, या फिर अमरबेल। तुमने प्लांट के ऊपर देखा होगा एकदम मतलब क्या कहते हैं जालीदार पेड़ एक और आ जाता है,
कभी जाना है उसके बारे में? भैया देखा तो है चलो शायद। ठीक है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, अभी तुम लोग को दिखाते हैं। ठीक है, बस एक सेकंड रुकना। ठीक है, ऐसे क्यूरियोसिटी में क्यों रखे भाई, है ना? दिखाई देते। ठीक है, ये चीज है। और विश्वास मानो, एक बार 9th पढ़ोगे ना, 10th तुम लोग के लिए बायोलॉजी और केमिस्ट्री इतनी आसान कर दूंगा कि तुम लोग को लगेगा कि भैया मोस्ट ऑफ द चीजें तो हमें आती हैं इसमें। ये चीजें हैं। ठीक है, अभी रुको, तुमको दिखाते हैं। सैप्रोफाइट्स, ठीक है, ये सैप्रोफाइट्स है ना, डेड डिकेइंग जिनको बोलते हैं। ये तुम्हारे डेड एनिमल में खाते हैं। जैसे तुम्हारे हो गया, तुम्हारे ईस्ट हो गया, तुम्हारा ये मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा तुम्हारा तुमने अगर वो देखा होगा स्कैवेंजर्स, वल्चर्स जो होते हैं, है ना, वो तुम्हारे डेड डिकेइंग एनिमल्स को खाते हैं, तो उनको हम लोग सैप्रोफाइटिक्स बोलते हैं। क्या बोल देते हो? उनको सैप्रोफाइटिक्स बोल देते हैं। अब जैसे मान लो कि ये तुम्हारा मशरूम हो गया। मशरूम क्या तुम्हारा ऐसी जगह उगेगा क्या जो तुम्हारा प्लांट जो तुम्हारा एकदम हेल्दी होगा? नहीं, एक ऐसा प्लांट जो सड़ चुका होगा वहां उगता है। तो ये सैप्रोफाइट्स क्या हो गया तुम्हारा, ये एक तरीके से तुम्हारा डेड डिकेइंग को खाता है। लेकिन अगर मैं भैया पैरासिटिक्स, हाँ भैया हाँ बोलो बेटा। भैया मतलब मैं मेरे घर के बाहर एक मनी का प्लांट लगा है, मतलब मेरे घर में उसमें भी ऐसे ही मशरूम उग गए हैं। आ, वो उसको कहीं डेड डेड एनिमल्स मिल रहे होंगे, वो सब मिल रहे होंगे, ये चीज है। अब ठीक है, ऐसे अगर जैसे मान लो कि मैं तुमको ये दिखाता हूँ, ठीक है, इसको तुम लोग देखो पैरासिटिक्स में, ये क्या है, मैं इसी की बात कर रहा था, इसको बोलते हैं स्कारिसिस बोलते हैं, है ना। ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन से निकाला जा रहा है, ये वॉर्म, है ना। समझ रहे हो ना ये चीज? तो ये क्या है, पैरासिटिक, ये तुमको जान से नहीं मार रहा है, ये तुमको जान से नहीं मार रहा है, ये तुम्हारा न्यूट्रिशन ले जा रहा है, तुमको वीक करे दे रहा है, ये चीजें कर दे रहा है। ठीक है, ऐसे तुम इसको देखो, ये क्या है, ये तुम्हारा एक तुम्हारा प्लांट है। ये प्लांट तुम्हारा क्या करेगा, दूसरे प्लांट के पास जाएगा, उसको अटैच करेगा, है ना। ये अभी तुम लोग को जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ट्रोपिज्म्स के बारे में बताऊंगा, तब तुम लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखो, ये उसके उसके पास जाएगा, फिर उसका न्यूट्रिशन इनटेक कर लेगा, उससे सारी चीजें लेने लगेगा, जिसकी वजह से वो प्लांट तुम्हारा एक तरीके से वीक हो जाएगा, और ज्यादा वीक हो जाएगा तो डेड हो जाएगा। लेकिन अगर प्लांट भी क्या करता है, हार्मोन्स छोड़ के वो पार्ट को हटा देता है। क्यों हटा देता है? कि ताकि तुम्हारी चीजें ये ना हो, है ना। अब ठीक है, ऐसे ये देखो, तुमने इस तरीके से कभी देखा है बबूल के पेड़ के ऊपर इस तरीके से लगे हुए चीजें, बबूल के पेड़ के ऊपर, या हाँ फिर, है ना, ये सारी, तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं अमरबिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं अमरबिल। तो ये क्या है, तुम्हारे पैरासिटिक है, ये तुम्हारे प्लांट को नहीं खा रहे हैं, ये तुम्हारे प्लांट को नहीं खा रहे कि तुम्हारे प्लांट को खा जाएंगे, इन सब चीजों को खा देंगे, नहीं। ये तुम्हारे बेसिकली क्या कर रहा है, ये तुम्हारा मतलब बस उसका उसको परेशान कर रहा है। तो ठीक वैसे ही जो अभी किंगफिशर ने किया, ये जो टाइगर ने किया, तो हेटरोट्रॉपिक की कंडीशन में इसको किसको डाल सकता हो, होलोजोइक, पैरासिटिक या सेप्रोफाइट्स, बताओ। भैया पैरासिट। नहीं, पैरासाइट नहीं, होलोजोइक। होलोजोइक वो होते हैं जो तुम्हारा कंप्लीट फूड लेते हैं, मार के खाते हैं। सैप्रोफाइट्स वो होते हैं जो तुम्हारे मतलब बेसिकली डेड डिकेइंग एनिमल्स को खाते हैं। पैरासिटिक्स वो लोग होते हैं जो किसी इंसान को मारते नहीं, लेकिन उनको हार्म करके खाते हैं। ये चीज है। अभी तुम दिक्कत मत हो, ये तो क्लास 10 का सिलेबस है, इतना रटा दूंगा कि तुम लोग को मजे आ जाने। ये सारी चीजें आ गया। चलो आ जाओ। आप देखो, फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, है ना, प्लांट टिश्यूज को। तो ये देखो, है ना, अब डिवाइडिंग कैपेसिटीज की बेसिस पे बात हो रही है। किसके बेसिस पे बात हो रही है? डिवाइडिंग कैपेसिटीज के बारे में बात हो रही है। तो ये देखो, ये क्या है तुम्हारा, इस तरीके की जो प्लांटेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं, बता सकता है कोई मुझे? भैया इसको मतलब ऐसे वो जापान में ज्यादा कल्चर किया जाता है, बताओ मुझे। हाँ, नहीं, जापान और चाइना में किया जाता है। बताओ। स्मॉल जापान फार्मिंग। ही। अगर तो चलो ठीक है, होमवर्क है, हर एक चीज मैं बताऊं। ठीक है, ये चीज है। तो अभी तुम देखो, ये प्लांट ने क्या किया, ग्रोथ कर रहा था, ग्रोथ करके फिर काट रहा था, ग्रोथ करके फिर वो काट रहा था, ग्रोथ करके वो फिर काट रहा था। हम क्या दिखा दिया, क्या जो तुम्हारे प्लांट टिश्यूज हैं, वो थ्रू आउट द लाइफ बढ़ते रहते हैं, उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दिखता रहता है। और इस बेसिस पे कि कोई चीज ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, कोई चीज कम ग्रोथ करवा रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके टिश्यूज में डिवाइडिंग कैपेसिटीज कैसी है। तो इस बेसिस पे प्लांट को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, एक मेरिस्मेटिक, एक तुम्हारा परमानेंट। लेकिन अगर मान लो कि मैं एनिमल को बोल देता हूँ, तो ये देखो, अच्छा एनिमल को तुम इसमें हाथ में देखो, हाथ में कोई कोई तुम डिफरेंस दिखा पा रहे हो, बताओ, डिफरेंस देख पा रहे हो, बताओ, कोई भी एक डिफरेंस। हाँ भैया, एक क्या बताओ? ज्यादा टैन, हाँ, एक हाथ थोड़ा ज्यादा टैन है। इसका एक अंगूठा नहीं है। अब मुझे तो अगर जैसे मान लो कि बोल देता लेफ्ट और राइट, मुझे तो लेफ्ट और राइट में किसके पास कौन सा अंगूठा नहीं है, बताओ। ये अंगूठा तो दोनों के पास है। अच्छा तो मतलब एक दिव्यांशु, तुम अंगूठा देख के है, बताओ किसके पास अंगूठा नहीं है इसमें। लेफ्ट सर वाले के पास। अंगूठा दोनों के पास है, लेकिन नहीं, सिर्फ एक के राइट। पास वॉच नहीं है। नहीं नहीं, एक ही हाथ, एक ही इंसान के पास एक ही हाथ है। ठीक है, अभी अगर तुम देखो, ये देखो, लेफ्ट ये लेफ्ट। ये राइट वाला ठीक है। राइट वाला। हाँ, ये राइट वाला है। ठीक है, अभी इसके बारे में भी तुम लोग को पढ़ाएंगे, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ठीक है ना। भैया इन उसका तो लेफ्ट है ना। हाँ ठीक है, तो ये देखो, अब अगर जैसे भैया मान ये तो लो आपने कि, किया है।
हाँ, तो अभी अगर जैसे मान लो कि अगर एनिमल में भी अगर यही केस होता कि ग्रोथ के बेसिस पे वो थ्रू आउट द लाइफ अगर यूनिफॉर्म रहती, ग्रोथ करता रहता, तो उसकी भी ग्रोथ हो जाती कि नहीं हो जाती? तो हम इस तरीके का डिमार्केशन नहीं कर सकते डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग बेसिस पे एनिमल के केसेस में। क्यों? क्योंकि अगर एक चीज अगर आपकी थ्रू आउट द लाइफ मैच्योर होने के बाद खत्म हो गई, तो फिर वो खत्म हो गई। और ये देखो प्लांट टिश्यूज को तुमने क्या बताया कि प्लांट टिश्यू डेड टिश्यूज होते हैं, अबंडेंट होते हैं एज कम्पेयर टू लिविंग टिश्यूज। एनिमल के केस में तुमने क्या बता दिया कि भैया इसमें लिविंग ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू डेड टिश्यूज। ठीक वैसे भैया इसमें लेस मेंटेनेंस की जरूरत है प्लांट में। हाँ बोलो बेटा। भैया पर जो बोन्स होती हैं अगर वो मतलब ऐसे बाहर साइड भी अगर टूट जाए मतलब मैच्योर के बाद तब वो तो जुड़ जाती हैं। नहीं तो उनकी मैच्योरिटी अभी आई नहीं है ना, मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि इनकी मैच्योरिटी आई नहीं है। नहीं भैया, जैसे कि मेरे पापा के एक बार एक्सीडेंट हो गया था तो उनके हाथ की हड्डी टूट गई थी। हाँ वो भी 3 साल होने वाले हैं, वो ठीक हो गए हैं, मतलब उनकी हाँ, हड्डी हड्डी सब आ गई बोन है। डेंसिटी पे भी तो मैटर करता है, जैसे है ना, बोन डेंसिटी पे भी तो मैटर करता है कि बोन डेंसिटी कितनी होगी उस जगह, कितनी नहीं होगी। ये भी तो चीज है। देखो जो तुम्हारे बोन्स बनाते हैं, अभी मैं जब तुम लोग को मतलब क्या कहते हैं बोन्स के बारे में पढ़ाऊंगा ना, बोन्स में भी इसमें बहुत मैंने डायग्राम बहुत ज्यादा वीडियो बना रखे हैं, तुम उसकी दिक्कत मत लो। ये स्पेशलाइज्ड तुम्हारे टिश्यूज होते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज में तुम्हारे बोन टिश्यूज बनाते हैं। एक सेकंड को मैं तुम लोग को दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है? कैसे तुम्हारा बोन फॉर्मेशन हो रहा है, बोन कितने टाइप्स के होते हैं, सब बनाया है। मतलब इस तरीके से बनाया है कि तुम लोग को कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? इस चैप्टर में, चैप्टर तो छोड़ो, मतलब हर एक किसी चीज में दिक्कत नहीं होगी, है ना? ये चीज है। एक एक पर्टिकुलर एक एक चीज का डायग्राम बता रखे कि बोन बोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये देखो ये बोन हो रखा है ना? कितने टाइप की तुम्हारे वो होते हैं, बोन कैसे फॉर्म कर पा रहा है, किस तरीके से वो अपने कैल्शियम और मैग्नीशियम की लेयर बना पा रहा है, ये चीजें क्या कर पा रहा है ना? ये सारी चीजें डाल रखी है और तुम लोग उसकी दिक्कत मत लो। जैसे जैसे क्लास कंप्लीट होगा तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया, मतलब कि जो बेसिकली वो होता है, मतलब एक सेकंड को, हाँ, मतलब कि जो एक पर्टिकुलरली जो आपका प्लांट होता है वो थ्रू आउट द लाइफ मतलब बढ़ता नहीं है। क्या नहीं करता है वो? थ्रू आउट द लाइफ तुम्हारा बढ़ता नहीं है, वो एक बार मतलब मैच्योरिटी पे आने के बाद उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। मतलब हर एक सेल की बात नहीं कर रहा, कुछ सेल्स होंगे जो तुम्हारे कंपेरेटिवली ग्रोथ करते रहेंगे, है ना? ये चीज हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब जैसे मैंने बोल दिया रेड ब्लड सेल तो तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहते हैं ना, जब तुम मरते हो तब वो खत्म होते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये चीज है। लेकिन अगर मान लो कि मैंने उसमें बोल दिया कि तुमको तुमको ब्लड कैंसर हो गया, तब तो तुम्हारा रेड ब्लड सेल नहीं बन पाएगा, तो वो तुम्हारे पर्सन टू पर्सन भी डिफरेंट कर जाते हैं। ये चीज है ना? तो प्लांट टिश्यू में हमने समझ लिया कि तुम्हारे इसमें लेस मेंटेनेंस की जरूरत है, इसमें हायर मेंटेनेंस की जरूरत है। चलो वेरी गुड। अब अगर जैसे मान लो कि मैं प्लांट टिश्यू को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ पेरिस्मेटिक और परमानेंट में, एनिमल टिश्यूज में नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो मेरिस्मेटिक होता है वो तुम्हारा थ्रू आउट द ग्रो करता रहता है लाइफ में, लेकिन तुम्हारा एनिमल के केस में नहीं, जो अभी हमने देखा। बेसिकली तुम्हारा क्या होगा? रिपार्टिव ग्रोथ होगा, जो अभी तुमने बोला ना, रिपार्टिव ग्रोथ बोला है। रिपार्टिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि तुम्हारा हाथ टूट गया, हाथ बन गया, सेल आई, सेल अगर डेड थी सेल फिर से बन गई। लेकिन मैं तुमसे बोलूं कि मैंने तुम्हारा दिल निकाल लिया, अब दिल तुम फिर से बना के दिखाओ, बना लोगे? ऑर्गन सिस्टम बना लोगे? बताओ मुझे। नहीं भैया। नहीं बना पाओगे ना? तो हमारे बॉडी में रिपार्टिव ग्रोथ होता है। रिपार्टिव का मतलब यही होता है, मैं उस समय बोल नहीं पाया, ठीक है? ये रिपार्टिव ग्रोथ का मतलब ये होता है। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आया? हाँ अब उसके भैया। बाद देखो, जो तुम्हारा प्लांट टिश्यू का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है सिंपल होता है, जाइलम फॉलोएम स्क्लेरम काइमा पोलन काइमा, इस उसको सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बेसिस पर डिवाइड कर दिया, ये सब कर दिया। लेकिन प्लांट टिश्यू काफी वेब्ड होता है, मतलब काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड होता है। कुछ लोकलाइज्ड होंगे, कुछ ये होंगे, कनेक्टिव टिश्यूज होंगे। अभी जैसे मैं नॉर्मली अगर तुमको दिखाऊं ना, वैसे क्यूरियोसिटी मारना नहीं चाह रहा तुम लोग की, वरना मैं लिटरली ये सारी चीजें दिखाना नहीं रहा अभी, वरना मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, रुको अभी, ठीक है? तुम लोग केवल देखो कि कितने टाइप के टिश्यूज मतलब कैटेगराइज कर रखे हैं, और वो टिश्यूज कैसे मतलब तुम लोग को समझ में आने वाले हैं। ठीक है? नॉर्मल से टिश्यूज के अगर मैं डिफरेंशिएशन अगर तुम लोग को दिखाता हूँ, ओके, ये देखो, ये केवल कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। तुम समझ रहे हो? अभी फ्लूइड टिश्यू ये सब हटा ही दो, समझ रहे हो ना? ये चीज है। तो बहुत अच्छी, तुम देख रहे हो ना कितना कॉम्प्लेक्स हो रखा है। तो ये एनिमल के बेसिस पे तो कॉम्प्लेक्स, प्लांट के बेसिस पे तो कॉम्प्लेक्स हो ही रखा है। तो ये कैटेगरी हो गई, ठीक है? आ जाओ, एक हमने ये इसका डिफरेंशिएशन जान लिया। क्लास में मजा आ रही है ना टिश्यू पढ़ने में? हाँ भैया। ये तुम्हारे सेल चैप्टर से ज्यादा बढ़िया है ना ये चीज? और सेल चैप्टर से बढ़िया क्यों लग रहा है? क्योंकि सेल हमने पढ़ रखा है। अगर सेल नहीं पढ़ा होता ना तो एकदम बकवास लगता है इस चैप्टर में। और टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन में जो तुम्हारा प्लांट है उसकी हैबिट है स्टेशनरी, और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारा एनिमल है उसमें वो कैसा है, मोबिलिटी है, कि वो जो तुम्हारे टिश्यू है प्रोटोप्लाज्म लिविंग है, जिसकी वजह से वो मूव कर पा रहे हैं। तो मुझे बताओ, कुलदीप समझ में आया? हाँ भैया। अभिषेक आया। आ गया? अनंत? हाँ भैया। हाँ दिव्यांशु? भैया।
हाँ भैया। आ गया, चलो वेरी गुड। तो फिर आंसर बताओ, पहले दिव्यांशु तुम्हें बताओ फिर। Based on the provided text, why do plants and animals have different types of tissues? Plants are larger than animals, so they need different tissues. Animals are autophobic, while plants are heterophobic. भैया सी। सी वाला, वेरी गुड है ना। ये आ गया, चलो आ जाओ। अनंत, अनंत इसका आंसर बताओ बेटा। Which of the following is a characteristic of most of the tissue as described in the text? They are primary, supportive, and structural. दे आर प्राइमली सपोर्टिव एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल Supportive ग्रोथ, and वेरी गुड। strength. चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। What is the primary difference in how plants and animals obtain food? Plants differ. Option A. ऑप्शन ए, हाँ वेरी गुड। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। Why do animals need more energy compared to plants? Because they have to move in search of food, mates, and shelter. वेरी गुड, चलो आ जाओ, अब इसका इसका आंसर बता दो यश। Which of the following are example of dead tissues in plant according to the text? हम्म, बताओ डेड टिश्यूज के एग्जांपल जो तुम्हारे प्लांट पे पाए जाते हैं। भैया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, फॉइलम। फॉइलम तुम्हारे, फॉइलम सेल्स अगर मान लो कंपेनियन सेल मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारा वो भी हो जाता है, मतलब कि ये लिविंग टिश्यूज भी आ जाता है। तो अब इसके बारे में बताएंगे, तुम इसकी दिक्कत मत हो। लेकिन स्क्लेरेनकाइमा, कॉर्क, जाइलम, ये सारे तुम्हारे डेड टिश्यूज कहलाए जाते हैं, ये चीज है। अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु। Based on their dividing capacities, how are plant tissues classified? बताओ ब्रो। इसका नहीं पता। नहीं मालूम, चलो तुम बताओ। आनंद तुम बताओ इसका। भैया भैया ऑप्शन मरस ओ सिंपल एंड ऑप्शन बी। कॉम्प्लेक्स। हाँ ऑप्शन, सुनो मेरी बात सुनो। यहाँ जो डिवाइडिंग कैपेसिटी बोला है ना, ये डिवाइडिंग कैपेसिटीज तुम्हारे सेल्स की बोला है। कि मतलब अगर मान लो कि प्लांट टिश्यूज में जो तुम्हारे सेल है, अगर उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटीज की बेसिस पे अगर उनको डिवाइड किया जाए तो कितने बेसिस पे तुम्हारे प्लांट टिश्यू कहलाए जा सकते हैं। तो वो तुम्हारा मैरिस्मेटिक और परमानेंट। और तुम लोग दिक्कत मत लो, अगर तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है ना तो भी कोई बात नहीं, पता है क्यों? क्योंकि अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी चैप्टर का केवल तुम्हारा वो एक वो है, मतलब एक छोटा सा एक तुमको डेमो देने की कोशिश की। ये चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है। ये चैप्टर का मतलब मान सकते हो ये तुम्हारा एक तरीके का इंट्रो है। चैप्टर तो कल से तुम्हारा स्टार्ट होगा, अभी तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? बस छोटा सा नॉर्मल सा चीज है। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। Which type of plant tissue divided through life growth and reproduction? Permanent tissue. Option B. ऑप्शन बी, है ना? कि जो तुम्हारा थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ देता रहता है, रिप्रोड्यूस करता रहता है, वो तुम्हारे ज्यादातर मैरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं। वेरी गुड। कुलदीप इसका आंसर बताओ। What is the key difference between the growth of plants and growth of animals? Plants have dividing and non-dividing regions while animal growth is uniform. वेरी गुड, है ना? चलो ये आ गया। अब आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो यश। where are meristematic tissue located in a plant? अच्छा, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि प्लांट टिश्यू में तुम्हारे जो मतलब ऐसे टिश्यूज होंगे जो रेगुलरली ग्रोथ करते रहते हैं, जिसकी वजह से प्लांट बढ़ता रहता है। लेकिन मुझे बताओ, क्या प्लांट का हर एक सेक्शन ऐसा हर जगह तुम्हारा मैरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाएगा? बताओ। नहीं भैया। नहीं ना। तुम्हारा कुछ लोकलाइज्ड रीजन होते हैं। वो लोकलाइज्ड रीजन के बारे में तुमको मैं कल बताऊंगा, ऑप्शन ठीक सी। है? जिसमें तुम्हारा एपिकल के बारे में पढ़ाया गया तुम लोग को, बताओ मुझे। एपिकल, अपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। हाँ ये चीज है ना। तो अब इनके बारे में मैं कल तुमको पढ़ाऊंगा, इतना प्यारा पढ़ाऊंगा कि तुमको मजे आने, ठीक है? ये चीज है। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो आनंद। What is the main function of tissue that divide throughout a plant's life? Growth and reproduction. ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो दिव्यांशु।
According to the provided table, which statement is true about the tissues of plants and animals? Uh, बताओ प्लांट्स भैया में किस टाइप के total टिश्यूज ज्यादा पाए जाते हैं? लिविंग टिश्यूज, डेड टिश्यूज, या फिर दोनों? प्लांट और एनिमल में दोनों इक्वल अमाउंट में पाए जाते हैं? ये वो चीज है, बताओ। C. हाँ, Sir, C. सी वाला ना? ये पूरा पढ़ो आंसर। Dead supportive tissues are more abundant in plants. हाँ, प्लांट देन तुम्हारा एनिमल हो गया, वेरी गुड, है ना? आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। भैया हाँ बोलो तो। इसमें वो वाली टेबल की बात करी जा रही है जिसमें डिफरेंसेस लिखे थे। हाँ, डिफरेंसेस लिखे थे, ये चीजें हैं। आ जाओ। Why do plant tissue required less maintenance energy than animal? Plants are heterotrophic. Animal plants have more dead tissue. Option C. ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें ज्यादातर डेड टिश्यूज है। देखो मैं तुमको मतलब पता है, एक तरीके से रटाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो मैं कंसेप्ट खुद से लिखता हूँ, क्या करता हूँ, कंसेप्ट खुद से लिखता हूँ, फिर मैं तुमको वीडियो दिखाता हूँ, फिर वीडियो दिखाने के बाद फिर मैं जितना मैंने फ्लो चार्ट बना रखे वो फ्लो चार्ट मतलब जो भी मेरा डाटा हो रखा है मैं वो तुमको दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद फिर मैं मतलब क्या कहते हैं तुमको एमसीक्यूज कराता हूँ। तो जो चीज मैं यहाँ रिपीट करता हूँ वही चीज मैं यहाँ रिपीट करता हूँ, वही चीज मैं यहाँ रिपीट करता हूँ, वही चीज मैं यहाँ रिपीट करता हूँ। तो एक दो तीन चार, चार तरीके से मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, और एक तरीके से मैं तुमसे खुद कहता हूँ कर लो, और वो है तुम्हारी बेटा आंसर राइटिंग, है ना? तो आंसर राइटिंग जितने अच्छे से करोगे 10th नंबर उतने अच्छे से आएंगे, ये है। चलो आ जाओ, अनंत इसका आंसर बताओ बेटा। What is the key difference in growth patterns between plants and animals? Plants grow to continue throughout their life, and will animals will stop growing after maturity. बता भाई, क्या होगा इसका आंसर? ए ए भैया ए अभी तो है ना, पढ़ा। वेरी गुड। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कुलदीप बेटा। Organization of plant tissue. हम्म, क्या होगा? Habit. C. सी है ना, एक स्टेशनरी हैबिट में रहता है। चलो वेरी गुड। यश, अब इसका आंसर बताओ। How is the organization of animal tissue described compared to plant tissue? भैया ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है एनिमल टिश्यूज में? कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल होता है, लेस कॉम्प्लेक्स होता है, या फिर होता ही नहीं प्लांट के कंपैरिजन भैया complex with specialized organs and में? organ ऑर्गन systems. सिस्टम है ना? तो देखो ये तुम्हारा मेरा इंट्रो खत्म हो गया। अब कल से मैं तुम लोग को प्लांट टिश्यूज के बारे में बताऊं, उसमें तुम्हारा टोटी पोटेंट क्या होता है, किस तरीके से सारे ग्राफ बना रखे हैं, और बहुत प्यारा बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है? तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, है ना? और क्वेश्चन आपसे तुम्हारे मतलब थोड़े से रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि रीजन बेस्ड तुम्हारे क्लास 10th में आते हैं, 9th में तुम लोग को प्रैक्टिस करनी है केवल। नंबर चाहे जितने कम आ जाए फर्क नहीं पड़ना चाहिए, 10th में बस नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहला तुम्हारा जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन ये सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा, वाई unicellular organisms doesn't have tissues, है ना? give reasons, है ना? and examples, give reasons with example। ठीक है, अब मुझे बताइए पहला क्वेश्चन में पहले वाले आंसर राइटिंग्स में कोई दिक्कत क्वेश्चन में किसी को? By organs. बताओ मुझे, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं भैया। नहीं है ना? तो ठीक है, ये तुम्हारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है एक तरीके से। ठीक है, मैक्स टू मैक्स इसमें 10 मिनट तुम लोग अपने घर में लेना, ये चीज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ डायग्राम ऑफ, बता सकता है किसका डायग्राम बताने की बोलूंगा मैं? या न्यूरॉन। हाँ, न्यूरॉन है ना? ड्रॉ डायग्राम्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड व्हाट यू नो, Understand. हाँ, व्हाट डू यू नो अबाउट देयर टिश्यूज वर्क, है ना? उसके टिश्यूज के वर्क क्या है, तो तुम बता सकते हो कि वो तुम्हारा स्टिमुली के अगेंस्ट काम करने की कोशिश करता है, ये सारी चीजें। तो ये है तुम्हारा 4 मार्क्स का है। तो मुझे बताओ ये तुमको इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? दो क्वेश्चन पहले ये बताओ मुझे। हाँ भैया। आ गया? अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, व्हाट आर द हिस्ट्री ऑफ
हिस्टोलॉजी, ठीक है, हिस्टोलॉजी की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देना, 2 मार्क्स की है, ठीक है, ये चीज है। इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नो भैया। नहीं है, चलो नहीं वेरी गुड, है ना, ये चीज हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, वो तुम्हारा हो जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज, ना, इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यूज। कोई दिक्कत नहीं है, अगर टाइम नहीं मिले आंसर करने का तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन द सैटरडे संडे यू शुड डू, है ना, ये हो गया, ये तुम्हारा हो गया, 3 मार्क्स का हो गया। एक आंसर राइटिंग्स करोगे ज्यादा ठीक रहेगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 तो इटसेल्फ मैंने पढ़ाने की कोशिश की है ना, कि वाई प्लांट्स एंड एनिमल डू नॉट हैव सेम टिश्यूज, है ना, ये चीज हो गया। अब मुझे बताओ, ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है ना, तो चलो आ जाओ। अब अगर किसी को कोई डाउट नहीं है, तो वैसे दिव्यांशु, तुमने आंसर राइटिंग कभी की? इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? भैया वो कहीं नहीं पढ़ता था, कहीं नहीं पढ़ता था? वेरी गुड है, तो बहुत अच्छी है, ठीक है, सेल्फ स्टडी करता था, क्या पर बात मार्क्स है, नहीं आते थे। सही है, सेल्फ स्टडी होनी चाहिए।